अब चलते हैं इन्वेस्टिंग की ओर। ये तो हो गया ट्रेडर के 10 वीडियोस। इन्वेस्टिंग की ओर मुझे लगता है कि मेरे लिए लाइफ बहुत टफ है, बिकॉज एक एक इंसान यहाँ पर जो आया है जिसने मुझे इन्वेस्टिंग का नॉलेज दिया है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनके मधमक्ष हो जाऊँ कि इतना प्यारा नॉलेज उन्होंने मुझे दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे जो मेंटोर है, गुरु जी है, रमेश धवानी जी। बट क्योंकि मैं तो उनके साथ बहुत समय बिताता हूँ, तो उनका वीडियो मेरे लिए तो काफ़ी एड ऑन नॉलेज था, तो मेरे को तो कांस्टेंट मिलता है, तो उनको मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला है क्योंकि वो इस लिस्ट के ऊपर हैं। तो पहले जो हैं वो है विजय केडिया जी। विजय केडिया जी, ही इज़ अ वर्शिप्ड गाय इन द स्टॉक मार्केट फ्रेटर्निटी। क्या प्यारा गाना गाते हैं, और उनको एग्जैक्टली पता है उनको क्या करना है, और उनको एक्चुअली पता था कि उनको क्या नहीं करना, और ऑब्वियसली सिचुएशंस ने उनको तैयार किया है। ये शुरू से ऐसे नहीं थे, बट ही इज़ अमेजिंग। उनका वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सर, जैसे अभी भी जो नए लोग आए हैं सिस्टम के अंदर में, आप भी देख रहे हैं नंबर, सो मेनी न्यू पीपल हैव कम। ऑब्वियसली उनके पास इतना कैपिटल नहीं है। जो नए स्पेशली मिलेनियल्स आए हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एवरेज में 50,000 1 लाख का कैपिटल है, ब्रोकर के अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि 50,000 1 लाख से मैं इन्वेस्टमेंट चालू भी करूंगा तो मेरा कितना बड़ा पैसा हो जाएगा, और बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इम्पैक्ट एक्चुअली में फैग एंड में बड़ा आता है जब आपका साइज एक बन जाता है। तो शुरुआत ट्रेडिंग से करके, थोड़ा डेली ट्रेडिंग करके पैसा जमा करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, ये एक धारणा बन गई है लोगों की। तो मतलब आपने ट्रेडिंग से शुरुआत की, लेकिन आपने पैसे नहीं बनाए उससे, पैसे आपने इन्वेस्टमेंट से बनाए। तो ये पाथ, कौन सा पाथ सही है नए लोगों को? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को कई लोग पूछते हैं और कई लोग इस बात पर मेरे से नाराज भी होते हैं, क्योंकि अभी जब मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग मत करो, तो लोग बोलते हैं तू तो पैसा उसी से कमाया। तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं है कि मैं ट्विटर पे बैठ कर उन सबका उत्तर दूं जी कि भाई मैं क्यों मना कर रहा हूँ ट्रेडिंग से। उसके पीछे एक मना चाहिए। पहले तो ये समझ लो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ आपका 50,000 50 करोड़ हो सकता है। पहले आप बोलो, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? जब पैसा यहाँ 100 गुना 1000 गुना होता है कि नहीं होता? आपको टाइम लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। रातों रात तो यहाँ पर अभी आप कुछ पैदा नहीं कर सकते हो ना। तो आपको, और खुद आपने बोला कंपाउंडिंग, तो जब आप कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल अगर आपको मालूम है, तो आपको खाली शॉट ही तो अच्छी मार रही है ना। आपको खराब बॉल को छोड़ने का है और अच्छी बॉल पर चौके छक्के मारने का है। इतना सा नियम है ना। 50,000 लाख रुपया भी अगर आपके पास में है तो अमाउंट कम नहीं है। पहला बात तो क्या कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1,50,000 हो जाएगा, ट्रेडिंग करके हो जाएगा जी। बल्कि ट्रेडिंग में ये बात हो रही है कि 1 लाख रुपया आपका 2 मिनट में स्वाहा हो सकता है आपका। एक धंधे के अंदर में समझो, एक किसी दिन मार्केट क्रैश होता है और मालूम पड़ा आपका 1 लाख रुपया गया, या 3 ट्रेडिंग में चला गया आपको। तो पहला बात तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 1 लाख रुपया, आज आप सोच रहे हो कि अरे मेरे पास 1 ही लाख रुपया, मेरे को तो बहुत टाइम लगने वाला है, इस बोल के मैं ट्रेडिंग करूंगा। किसने आपको एश्योरेंस दिया? किसने, क्या गारंटी आपका 1 लाख रुपया बच जाएगा? जिस दिन आपका 1 लाख रुपया साफ हो जाएगा, उस दिन आप जीरो पे आ जाओगे, तब तो आप ट्रेडिंग के लायक भी नहीं रहोगे। तो ये लोगों की एक भ्रांति है। अभी भी मैं शायद शब्दों से उसको समझा नहीं पाऊंगा कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर ये क्लियर है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन ये एक बड़ा मिथ है लोगों के अंदर में कि मैं पहले ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूं। पहले मैं मेरी बात बता देता हूं भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा, और मेरे जो, मैं कई जगह बोल चुका हूं इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास में। आप वो एडवर्सिटी में जाना चाहोगे क्या? आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो क्या? मेरे तो पीछे आगे 5 ने पीछे पौवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने तो वो चीज देख ली। आप वो चीज देख सकते हो क्या? अगर आप वो एडवर्सिटी देख सकते हो, 10 साल तक आप इस तरह रह सकते हो कि आपको मालूम नहीं है कि रात को कल सुबह आप क्या खाना खाओगे क्या नहीं खाओगे। वो अगर आप में क्षमता है, वो अगर माइंडसेट आपका देखने के लिए अगर है, तो आप कूद पड़ो। मतलब ये है। लेकिन अगर वो नहीं है आपका माइंडसेट, क्योंकि हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं होता है। एक शाहरुख खान अगर दिल्ली से अगर बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे सोकर अगर समझो शोमैन बन जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसके पीछे लाखों कहानियां ऐसी भी है जो सफल नहीं हो पाई है उनके। वो फॉर्मूला उसने हिम्मत की होगी, मतलब बोलने का ही है। अगर मैं क्लियर हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, आप में अगर वो देखने की चीज है, वो झेलने की चीज है, वो सामना करने की अगर आपके अंदर में कैपेसिटी है, तो ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन पीछे में बैकिंग क्या आपके? आप क्या करोगे? मेरे तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी कि पैसा नहीं है, और मेरे घर वाले बोल रहे हैं तुम्हारी माँ का गहना बेचो क्योंकि तुमने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया। वो तो भगवान ने मेरे को बचा लिया, समझिए, मेरा पैसा रिकवर हो गया। अगर मेरा वो पैसा रिकवर नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू नहीं दिया रहता। मैं भी बैठ के
लॉयंस रेंज के अंदर में बाहर खड़ा होकर मैं यही करता रहता 100 200 500 का। आप समझे? तो ऐसी स्टोरियां बहुत है। तो ये आपकी किस्मत, ईश्वर साथ देता है, आपकी किस्मत है, आपकी उसके अंदर में, और कुछ खोने के लिए है नहीं। मैं जिस स्थिति में था उसमें बस मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जैसे बोलते ना, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसमें ऐसी स्थिति थी। तो मैंने तो इस बोल का पहला उत्तर तो ये है कि जरूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो, ईश्वर करे और अच्छा हो, 1000 गुना बढ़िया हो, लेकिन किस ये अपने हाथ में नहीं है। तो पहला बात तो ये, इस बोल कर मैं ये एडवोकेट करता हूं कि वो एडवर्सिटी से आप ना जाओ। जो मैं मना करता हूं इसके लिए बोलता हूं कि वो जो पेन होता है, वो पेन मैंने मेरी लाइफ में देखा है, और एक बार नहीं देखा, मैंने 1000 बार देखा, 10,000 बार मैंने देखा, हर रात मैंने देखा है। तो तब जाके सीखा कि भैया घाटा काटने का अपने को, ट्रेडिंग में ये पैमाने रखने के, ये पैरामीटर्स रखने के, ये करना, ये नहीं, वो डूज एंड डोंट्स वहां से लेकर आया। कोई बताया नहीं कान के अंदर में, किसी ने समझाया नहीं कोई। तो इस बोलकर मैं नहीं चाहता हूं कि लोग इस तरह से जाए, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। समझो मैंने 18-19 में चालू किया और 30-35 साल तक मैं यही अगर करता रहा हूं मेरी लाइफ के अंदर में, अगर आप अगर 30 में ये चालू कर रहे हो, 35 में चालू कर रहे हो, और क्यों लगे, लेकिन अगर आपको भी कहीं 10 साल 20 साल लग गए, और वह तब तक आपका हौसला जिंदा रहना चाहिए। जब बंगला में बोलता है मोरबो क्या बोलता है कि करूंगा और मरूंगा, आप में वो हौसला होना चाहिए। वो अगर है तो ठीक है। तो ये वाला बात वो जंग के जैसी है ना मैदान में, कि अगर आप स्किल नहीं है और आप लेकर चले गए, कूद पड़े मैदान में, और पहली बार में अगर आप साफ हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप लड़ने के लिए खड़े ही नहीं हो आप। तो ट्रेडिंग वैसी चीज है, इस बोलकर बार बार उनका बोला जाता है। तो जो कैपिटल है उसी को बचाओ। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर ऐसे चीजें, ऐसा सुनने को मिलता है। हम देख रहे हैं कि हर कई शेयर्स ऐसे हैं जो 20 साल में कंपाउंडिंग के अंदर में 500 गुना हो चुके हैं, 1000 गुना हो चुके हैं, ऐसे शेयर्स आते हैं। तो बजाय उसमें, और ट्रेडिंग के अंदर में आपको सीख नहीं रहे हो, तो बजाय उसके अगर आप प्रोडक्टिविटी में अपना लगा रहे हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई ये मल्टी बैगर, 100 बैगर्स, अगर आप उसमें अगर दिमाग लगाओ और एक शॉट भी मारो, राइट, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो एक आइडिया आपकी जिंदगी बना सकता है। दूसरा, अभी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया विकास खेमानी जी के साथ, जो कि एडलवाइस के एक्स CEO है। अमेजिंग। मुझे लगता है इंडिया 2047 का विजन अगर आप किसी और से सुनना चाहते हैं, मोदी जी छोड़ के, तो विकास खेमानी से सीखिए, उनसे सुनिए। इतना ज़बरदस्त पकड़ उनको फंडामेंटल पे, और मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे हर तरह का नॉलेज फंडामेंटली ले पाऊँ, और उन्होंने दिया भी जितना वो दे पाए लिमिटेड समय में। कि हमने इंडिया स्टोरी कन्विंस हो गया। अब कोई एक थीम पकड़ लेते हैं जो आपको लगता है कि ये थीम वर्क कर रही है और करेगी, राइट। अब एक आम आदमी को अगर वो थीम को स्टडी करना हो तो क्या टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए, कि कैसे मैं उस थीम के, जैसे रेलवे है, लोग बोले रेलवे, कई लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं रेलवे मिस हो गया है, मैं कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे अप्रोच करते हैं इस पूरा स्टडी को। तो कुछ भी आप बताइए थीम, और वहीं से मुझे एक प्रोसेस बताइए कैसे मैं एनालाइज करूं। तो जैसे कि हमारी एक बहुत बड़ी स्टडी रही है 2020 से, पेंडेमिक के बाद में हमने एक बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में गेम चेंज हो रहा है जी। क्योंकि हमने हिस्टोरिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग GDP है जो खाली 16% है, हमारी इकोनॉमी 1992 के बाद में मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड हो गई, थैंक्स टू IT एंड बैंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक हो गया। हमारा पेंडेमिक के बाद में हमको समझ में आया है कि मैन्युफैक्चरिंग का भी गेम चेंज हो रहा है। okay. सरकार का फोकस है आत्मनिर्भर भारत करने का, तो दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, PLI टैक्स रिडक्शन किया है, सपोर्ट दे रहे हैं, फंड्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस। दूसरा China +1 हो रहा है, मतलब दुनिया के सारे देश चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से वो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी हो गया। तो हर बायर, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स देख रहा है, और इंडिया उसका बहुत बड़ा क्रेडिबल दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेंड अगले 10-15 साल का ट्रेंड है। ओके। और मैं इसको अगर कंपेयर करूं, तो ये सिमिलर सा ट्रेंड है जो IT के अंदर मिड-90s में हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो मिड-90s में IT में छोटी छोटी कंपनियां थी। इन्फोसिस का 100 करोड़ का मार्केट कैप था, राइट, जो आज अब कितना गुना का आप देख लीजिए, कर लीजिए। तो ये उस तरह का सा ट्रेंड है कि हमारे यहाँ से आउटसोर्स होंगे। दूसरा क्या, एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इंडिया भी बाहर से, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो एक तो हम अपना जो हम खुद ग्रोइंग कंज्यूमिंग क्लास है, तो हमने पहली बात तो हमारा इंपोर्ट ही यहाँ पे बनाना चालू कर दिया, तो वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरा एक्सपोर्ट करने। और क्या होता है जब आप साथ में इतनी बड़ी सामान बनाने के लिए करते हो तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े होते हैं। तो नाउ यू कैन बी लॉट मोर कॉम्पिटिटिव देन हिस्टोरिकली यू एवर बीन, क्योंकि आपके पास
इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, आपके पास क्वांटिटी डिमांड बहुत बड़ी है, तो उस और थैंकफुली एनेबलिंग एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। तो ये जो सेगमेंट अभी अगले, और ये मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉमन टर्म बट इट विल बी अक्रॉस बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में होगा, स्पेशलिटी केमिकल, गारमेंटिंग, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मतलब आप जितना आप ये समझ लो, जहाँ जहाँ इंपोर्ट करते हैं, आप कहीं पढ़ते हो मेड इन चाइना है तो समझ लो यहाँ बनेगा यहाँ पे। अच्छा। तो आप कॉमन सेंस भी आप जाके देख सकते हो कि ये चीज़ें ये कौन बना रहा है, इंडिया में सब बनेगा। तो वो ये एक इतना बड़ा ट्रेंड है कि हमारा मानना है कि अगले 10-15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 1.25 से 1.5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो जब कोई मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी आज हमारी 400, 450, 500 के बीच में है, उसमें 2-3 गुना की बढ़ोतरी होती है, तो वेल्थ क्रिएशन काफ़ी सेगमेंट्स में बड़ी होती है। तो उसको आप ऐसा स्टडी कीजिए कि भाई ये तो एक शुरुआत पॉइंट है। मैंने तो बीच बीच में आपसे पूछिए, हाँ। बिकॉज कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ रहे हैं ना, तो मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा बीच बीच में। जैसे आपने थीम जो आइडेंटिफाई किया, उसका ट्रिगर पॉइंट जो मेरे को समझ में आ रहा है, 2 थे। एक तो गवर्नमेंट के एक पॉलिसी शिफ्ट, और दूसरा जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज आए चाइना को लेके। क्या टिपिकली कोई नया थीम ऑरिजिनेट होता है एक गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी शिफ्ट के काइंड? बिल्कुल, गवर्नमेंट प्ले करती है बहुत बड़ा रोल, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। जैसे इंडिया में लेबर कॉस्ट $200 है, हाँ। चाइना में $800 है अभी। ओह माय गॉड, लोग बोलते थे वहाँ सस्ता है। हाँ, तो चाइना की लेबर कॉस्ट 2012 में 200 होती थी। ओह। तो पिछले 7-8 सालों में और 10 सालों में वहाँ पे बढ़ रही है, पर हमारी तो आज भी है। तो हमारा एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रहा है। तो जब हमने 3-4 फैक्टर्स को कनेक्ट किया, और ऑफकोर्स पेंडेमिक के बाद में जो गवर्नमेंट ने फोकस लाया, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सो 2 ट्रिगर एक साथ हुए। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ ही रहा था, पेंडेमिक से कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ा उससे, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस होती है। पर 2 साथ में आए। डिमांड साइड में China Plus 1 हो से डिमांड सामने से आई, और गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड सपोर्ट किया। अच्छा। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई साथ में आता है, तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ इजी हो जाती है। तो आप लोग जैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग थीम्स जो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आम आदमी से पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए तो आप बड़े हुए। तो जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसका मतलब यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। अरे ये हो रहा है, डिमांड साइड पर, तो मतलब ये थीम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तब आप इस पर और फर्दर होमवर्क करना चालू करते हैं। फेयर इनफ। अब आगे बढ़ते हैं। आपने मैन्युफैक्चरिंग थीम पकड़ ली, अब उसमें कौन सा थीम में फिर हमने देखा कि भाई कहाँ किसका फायदा होगा, इंडिया की कोर स्ट्रेंथ कहाँ पे है। हाँ। इंडिया एक्सपोर्ट करेगी, तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए बनाने की। तो इंडिया की स्ट्रेंथ कहाँ पे, हमारी केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग स्किल्स आर वेरी गुड। तो हमने देखा कि वहाँ स्ट्रेंथ, और इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं हम जीरो कर रहे थे, कहाँ कर रहा है। तो सबसे पहले फायदा किसको होगा, जो कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है, जिसकी ऑलरेडी कैपेबिलिटी है। तो हमने ऐसे ऐसे कंपनी आइडेंटिफाई की कि भाई पहले तो सेगमेंट ढूंढो। तो हमने ढूंढा स्पेशलिटी केमिकल हुआ, गारमेंटिंग हुआ। गारमेंटिंग में जैसे हमने देखा 35% मार्केट शेयर चाइना का है, हमारा 2% भी नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर ये शिफ्ट होना है तो कौन सी 2-3 बड़ी कंपनियां हैं। लार्जेस्ट कंपनी साई एक्सपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी केपीआर मिल्स है। तो अभी केपीआर मिल्स बहुत अच्छी कंपनी, कोई भी जाके उसको स्टडी करेगा। तो साई तो प्राइवेट है, केपीआर लिस्टेड है। तो हमने देखा कि ये तो कंपनी बहुत छोटी सी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इतनी अच्छी कंपनी है, और इसको तो सबसे बड़ा फायदा होना चाहिए। आप देख लिए 3 साल में उसका मार्केट कैप भी 30,000 करोड़ हो गया, 6 गुना पैसा हो गया 3 साल के अंदर। अब आप बोलेंगे फास्ट पैसा कैसे बने, ये फास्ट ही है। तो कहने का मतलब जब आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या था, 35% 2%, फिर आपने जाके देखा कौन सी उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो देखा कि जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी, उसके सारे बैलेंस शीट अच्छी थी, आदमी अच्छे थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी। तो ऐसे अभी इसमें सोचना क्या है, आप लेके बैठ जाओ। अब मैंने अभी भी याद है, मैं कोई कॉल पे मैंने उस टाइम बोला था, 5,000 करोड़ की कंपनी थी, कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज इफ दिस कंपनी कैन बिकम 1 लाख करोड़ मार्केट कैप। ये मैं 3 साल पहले बोला था। ये कैसे आप लोग नंबर्स कैसे ये गेस कर लेते हैं? नहीं, ये नॉट गेस, देयर इज अ नंबर एस्टिमेट। इट इज जस्ट पॉसिबिलिटी। उसका कारण ये है कि हमने देखा है, जैसे मैंने सन फार्मा का मार्केट कैप 1,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ होते हुए देखा है। मैंने मेरे करियर में L&T का मार्केट कैप 5 साल में 10,000 से 1.5 लाख करोड़ होते हुए देखा है। 5-6 साल 2003 से 2007-8 के साइकिल में। तो हमने क्या पूरे साइकिल में देखा है। तो देखा हुआ होता है तो आपको रिलेट कर सकते हो। आपने पूरी इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि आपने इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो शायद एक नया बच्चा अगर आ रहा होगा तो उसको पता नहीं है क्या था ये वो पेपर पर देखता है, हमने लाइफ में देखा है। तो लाइफ में देखना और पेपर पर देखने में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है कि आप उसको जीते हो, वो पेपर पर देख रहा है, मैं उसको जिया है। तो जब आपने वो देखा है, जैसे आप फेमस होल्डिंग है टाइटन की, झुंझुनवाला साहब की, हमने देखा है कितनी बड़ी 1,000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं था। तो इतनी बड़ी, तो
आप ये कह सकते हो कि अगर ये हुआ, ये थीम चला, इंडिया का 2% 5% भी हुआ, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? इस कंपनी को होगा। तो अब ये सेगमेंट इतना बड़ा है कि टेलविंड इतनी बड़ी है कि अगर 10 साल में तो हो ही सकता है, अनलेस कुछ गड़बड़। ऐसा नहीं कि 100% होगा, बट इसीलिए बोला आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट हैपेंस। राइट ऐसा आप नहीं कह रहे हो कि ये होगा। राइट सो इन्वेस्टिंग में हमेशा आप प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हो। इट इज नेवर सर्टेन। सो कोई भी अच्छा इन्वेस्टर कभी नहीं बोलेगा ये ऐसा होगा। ही विल से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग एंड यू आर टेकिंग चांसेस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स वेयर द रिस्क रिवॉर्ड इज इन योर फेवर। राइट राइट सो तो जब आप रिस्क रिवॉर्ड इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डीप रिसर्च कर रहे हैं। टिपिकली एक कंपनी का डीप रिसर्च करने में कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं? अगेन ये सब डिपेंड करता है टाइम पे आपका कितना नॉलेज है। बट आई एम सिंग आप हम तो काफ़ी डिटेल करते हैं। हमको कई कुछ कंपनी में तो हमको महीनों लग जाते हैं, कुछ कंपनियां हमारा अगर हिस्ट्री होता है तो 2 हफ्ते में भी हो जावे। तो बेसिकली टिपिकली आप एक 10 साल की हिस्ट्री देखते हो। अगर पुरानी कंपनी है तो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हैं, जरूरत पड़ता है तो हम प्लांट विजिट करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं, तो उससे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आता है। फिर हम थोड़ा एक्स एम्प्लॉय से बात करते हैं, कॉम्पिटिटर से बात करते हैं जहां जहां पॉसिबल है, और एक ओवरऑल सेक्टर के एक्सपर्ट से बात करते हैं कि सेक्टर में हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं है। तो आप हर चीज को वैलिडेट करते रहते हो। और ऐसा नहीं आप लेने के बाद में बैठ गए, उसको आप कंटिन्यूस वैलिडेट करते रहते हो। कई बार क्या होता है, आपका एक 60-70% कन्विक्शन होता है, लगता है ठीक है, पर इट गेट्स बेटर एंड बेटर विद टाइम पासिंग एंड मोर एविडेंसेस कमिंग, सो देन यू इंक्रीज योर पोजीशन। अच्छा, सी कभी भी आप इन्वेस्टिंग में आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होती है। राइट इन्वेस्टिंग में आप यू ओनली वर्क विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। राइट ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। Right. कोई भी इन्वेस्टर कितना भी बढ़िया हो, किसी के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट राइट अनलेस कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। Right, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। राइट तो वो आप अपने उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से प्रोबेबिलिस्टिक अपना नजरिया निकालता है। राइट। तीसरा एक इंसान है नितिन मंगल। वो फोरेंसिक के अंदर में बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका जो नॉलेज था कि कैसे प्रमोटर को इवैल्यूएट करें, कैसे उल्टा पुल्टा जो काम हो रहा है ना कंपनीज में, वो उल्टा पुल्टा काम को कैसे सीधी तरीके से पकड़ें। आई थिंक उनसे अच्छा कंटेंट ऑल्दो एक और इंसान है कौशिक जिन्होंने बनाया था ये, बट मुझे लगता है नितिन मंगल क्योंकि इतना ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं ऐसे इतने सालों से, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी सीखें। लेकिन सब बाय द टाइम ये सब पता लगता है और इसका जवाब लेके क्लैरिटी आती है तब तो स्टॉक प्राइस, क्योंकि हमसे तो स्मार्टर कोई बंदा है ना जो ऑलरेडी ऐड कर चुका है। हाँ, मुझे हमेशा बोलता है वरिंदर, मुझे हमेशा बोलता है मार्केट इज मोर स्मार्ट देन अस। मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। अच्छा, बहुत सी जगह पे मार्केट स्मार्ट है हम लोगों से, बट हाँ। बहुत सी जगह पे मार्केट स्मार्ट नहीं है। मार्केट नैरेटिव को लेके भागे जा रहा है, बट वो रियल पिक्चर देख ही नहीं रहा है। तो नैरेटिव और डेटा का ऑडिट बहुत कम लोग करते हैं। नहीं करते कि लोग, ये पूछते फंड नहीं। मैनेजर लोग तो करेंगे, उनको तो काम ही यही है। करते होंगे। तो अभी मैं तो किसी फंड में से काम नहीं करता, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या करते हैं। तो फिर भी फ्रॉड वो अपने लेवल पे करते ही होंगे। फिर भी फ्रॉड तो वही है। फंड मैनेजर लोग डाल रखे थे पैसा, फिर भी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड तो हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हमको शर्म आती है सर। कॉन्फ्रेंस कॉल चालू होता है, एनालिस्ट बोलता है या फंड मैनेजर बोलता है, सर कांग्रेचुलेशन ऑन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, सर आप 2 साल का क्या गाइडेंस है आपका कैपेक्स का। अरे यार तू ये पूछ रहा है, तू मुझसे पूछता है अकाउंटिंग में क्या हुआ। रीजन क्या है सर? एनुअल रिपोर्ट आती है बाद में, जब तक 1-2 क्वार्टर रिजल्ट आ चुके होते हैं। तो आप जी रहे हो आज में, आप बोलो यार पुराना हो गया, छोड़ो ना उसको, मैं तो आज में जीऊंगा, अभी मैं क्वार्टर रिजल्ट लिखता हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो किसी के पास टाइम ही नहीं पढ़ने का। मतलब पुरानी चीज़ों को पढ़ के क्या होगा, तुम गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, उससे क्या होगा। बट 90% ऑफ केस में मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। वो हमेशा फ्यूचर को बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपकी हिस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से जो फ्रॉड होते हैं, 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। एक जो होता है जो पैदाइशी फ्रॉड है, उसको चीटिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। एक होता है जिसको इन्वेस्टर फ्रॉड बनाते हैं, मार्केट फ्रॉड बनाता है। मार्केट इतना डिमांड करेगा, ग्रोथ दिखाओ, डंडा मारेगा, प्राइवेट इक्विटी वाला डंडा मारेगा, फंड मेरे बोलेंगे फ़ोन करके सारे नंबर दिखा, नहीं दिखाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हम तेरा माल बेच देंगे, स्टेक बेच देंगे। तो उसको मजबूर कर देते हैं फ्रॉड दिखाने के लिए। या उसको ग्रोथ की हंगर हो गई कि मुझे अब तो ग्रोथ दिखानी ही है, एट एनी कॉस्ट मुझे ग्रोथ दिखानी है। बाकी तो आपको 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, 2 लोगों से दूर रहना है, या दूर रहना है यार, सही टाइम पे निकलना है। आपको दिखा कि ट्रिगर आ गया है, अभी साइकिल ख़राब हो रही है, आप निकल जाओ। और यही गलती बट बहुत से लोग करते भी हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उनका बोलना है कि पैसा वहीं बनता है जहाँ प्रॉब्लम होती है।
और उनको लगता है वो इतने स्मार्ट है कि जब प्रॉब्लम आएगी ना तो वो बाहर हो जाएंगे उसके पहले ही, और वो कभी बाहर नहीं हो पाते। 1-2 केस में बाहर होंगे, बाकी सब जगह अटक जाते हैं। बिकॉज आपके अंदर बायसेस इतनी सारी आ जाती है और लालच इतना बड़ा आ जाता है कि अरे अभी तो 2x हुआ है, 10x हो गया, अभी तो 50x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। वो लालच कभी खत्म ही नहीं होगा आपका। अभी फ्रॉड नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। कौन सा इवेंट कौन आएगा फ्यूचर में आपको नहीं पता, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कल कौन सा ब्लैक स्वॉन इवेंट होगा आपको नहीं पता है सर। बट प्रॉब्लम तो सभी में होती है थोड़ी थोड़ी, नहीं 100% परफेक्ट कैसे हो सकता है? 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता सर। इसलिए मैं बोला कि फॉरेंसिक को आप अकाउंटेंट के दिमाग से मत देखो, फॉरेंसिक को आप मार्केट के दिमाग से देखो। सर हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज होती है। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं कितना भी एथिकल होऊंगा, अगर मुझे धंधा चलाना तो करनी पड़ेगी। तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा ना कि यार चल इतना कर रहा है तो ठीक है ना। अच्छा, मतलब आटा में नमक तक ठीक है, बट इट शुड नॉट बी कि मतलब बेस ही तुम्हारा फ्रॉड है। हाँ, तो अगर वो जो भी विंडो ड्रेसिंग हो रही है, तो अगर वो विंडो ड्रेसिंग हो रही है इसलिए हो रही है कि बिकॉज उसको टैक्स के इश्यूज हैं या जो भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके लिए कर रहा है, तो ठीक है ना। ओके वो अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम है मुझे। ओके शेयर होल्डर का राइट मत मारो, आप शेयर होल्डर के साथ फेयर रहो। सो मुझे याद है हम लोगों ने टाटा मोटर्स पर रिपोर्ट लिखी थी। सो 2009 में जब एक्विजिशन हुए थे JLR के, तो सर टाटा मोटर ने अपनी अकाउंट में जगड़ेरी करी थी। अच्छा, जगड़ेरी करी थी। सो उन्होंने कुछ चीज़ें कैपिटलाइज कर दी थी, सीधे हिट ले लिया था अपने नेटवर्क में। सो उसका रीज़न सिंपल सा था, अगर वो नहीं करता तो उसके डेट कवर्नेंट ब्रीच हो जाते। और जो टाटा मोटर आज आप इतना दिख रहा है वो उसी टाइम पे बैंकरप्ट हो गया होता है। तो उसका जो इंटेंट था वो इंटेंट बहुत क्लियर था, अच्छा इंटेंट था। वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, उसको अपने शेयर होल्डर की चिंता थी, उसको अपनी कंपनी को सर्वाइव कराना था, इसलिए उसने वो करा था। तो वो तो सर ठीक है ना। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो विच इज़ इन गुड फेथ, तो उसको तो आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। आप उसको नहीं बोलोगे नहीं ये तो गलत है, फिर वो मैं अकाउंटेंट वाला अगर मेरे में आत्मा आ जाएगी तो फिर मैं बोलूँगा ये तो गलत है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है। ऐसा नहीं होता है। सबको रियलिस्टिक वही मार्केटिंग समझ होनी चाहिए कि ये इसने करा है तो क्यों करा है, इंटेंट क्या है क्या नहीं है। अब जैसे लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं या CA बोलते हैं हमकी मटेरियलिटी कंसेप्ट कितना है, कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फेक है, ये इंपॉर्टेंट है। बराबर है सर मैं बोलता हूँ मटेरियलिटी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्रॉड को मटेरियलिटी। तो एक कंपनी पे मैंने रिपोर्ट लिखी थी, तो मैंने बोला यार ये प्रमोटर पैसा निकाल रहा है। बोलता है तू ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में देखना यार कितना पैसा निकाला है इसने। 1 करोड़ रुपये निकाला ना। हाँ, तो बोले तू नेगेटिव क्यों है? सर मुझे नहीं पता अब नेक्स्ट ईयर कितना निकालेगा। 1 करोड़ रुपये निकाला ना, अब नेक्स्ट ईयर 100 होगा या 200 होगा या 0 हो जाएगा, मुझे नहीं पता, पर अगर निकाला है तो निकाला ही है पैसा। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। वहाँ पे मटेरियलिटी कैसे लगाओगे कि मेरा प्रॉफिट का तो इतना ही है या मेरे नेटवर्क का छोटा सा परसेंटेज है। वो तो एक बंदे का इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ गया ना। इंटेंट ही खराब है। आज नहीं पकड़ेंगे तो बाद में पकड़ेंगे, करेक्ट, बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये प्रमोटर बोलते हैं पैसा निकालता है, ये क्या क्या तरीके होते हैं पैसा निकालने के? सब पैसे निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक्सपेंसेस में तो ऑब्वियसली आप खेल देते हो, हमको नहीं पता है। लेकिन आजकल GST होने के बाद भी लोग एक्सपेंस पे खेल लेते हैं। हाँ, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कल ही बात कर रहा था अपने एक फ्रेंड से पुणे में, तो टाइल्स घर में रिनोवेशन हो रहा है, तो टाइल्स वाले के पास गया था। तो मुझे बोला टाइल्स वाले के पास गया तो वहाँ पे उसके पास तो पूरा माल GST वाला आ रहा है, आगे पूरा कैश में माल बिक रहा है। तो उसको बेचारे को फर्जी इन्वेस्ट भेजनी पड़ती, तो वो 9% GST पे आपको बोलता है मैं आपको GST इन्वेस्ट किया ना, मैं आपको 9% GST लगाता हूँ। अच्छा, 9% में भी कर लूँगा। अच्छा, मेरे लिए कॉस्ट ज़्यादा है। तो सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इनफ ना। और रिलेटेड पार्टी हमेशा ग्रे एरिया होता है, बट उसके तरीके बदल गए। तो रिलेटेड पार्टी में पहले क्या होता था कि आप प्रमोटर ग्रुप कंपनीज को लोन देते थे, एडवांसेस देते थे। और 2008 के बाद मार्केट ने सीख लिया कि यार ये अगर प्रमोटर ग्रुप कंपनी को उसने लोन दिया है तो ये गड़बड़ है, इस कंपनी से दूर रहो, मार्केट उसको पनिश कर देगा। तो प्रमोटर स्मार्ट बन गया, मैं लोन नहीं देता, मैं सेल परचेस ट्रांजेक्शन करूंगा। अब आप बोलते हो सेल परचेस करो तो ठीक है ना, उसमें क्या गलत है? अब मैं आपको दिखाता हूँ गलत कैसे होता है। तो आपको मैंने एक फाइल शेयर करी थी, एक रिपोर्ट लिखी थी मैंने शक्ति पंप के ऊपर 2018 में। तो आपको फाइल दिखाता हूँ क्या हुआ था वहाँ पे। 2018 की रिपोर्ट है आपकी? हाँ जी सर। सो इनकी एक सब्सिडरी थी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन करा 2018 में, प्रमोटर को ने खरीद लिया इस कंपनी को।
अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या हुआ था। सो पहले कंपनी थी, इसकी जो सेल आ रही थी पूरी, वो सेल शक्ति पंप को जो लिस्टेड कंपनी उसको बेच के आ रही थी, पूरा सेल परचेज वहीं से आ रहा था। हिस्ट्री में इसने लोन भी दिया दूसरी कंपनीज को। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, अगर आप इन रिलेटेड पार्टी कंपनीज के ट्रांजेक्शन देखो और इनके मार्जिन्स देखो, सो इनके जो मार्जिन्स थे, इन कंपनी के जो, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ओके इनका पूरा जो बिजनेस आ रहा था वो शक्ति पंप को माल बेच के आ रहा था। ओके तो ये कंपनी बनी थी, कैसे बनी थी? शक्ति पंप ने उसको लोन दिया, हाँ कंपनी ने एसेट खरीदी, हाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाई, हाँ जो भी बनाया सब शक्ति पंप को बेचा। हाँ कुछ गलत नहीं है, हाँ बरोबर है। पर ये कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन होते थे, पैट मार्जिन, हाँ वो 40-50% होते थे। बाप रे बाप। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में कौन सी कंपनी जो 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन कमाती है? इम्पॉसिबल। यहाँ सिंगल डिजिट मार्जिन के वादे हैं, वहाँ पे आप 40-50% बना रहे हो, और आप 3 साल के बाद में कंपनी को खरीद लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। भैया मैं प्रमोटर ग्रुप कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक्वायर कर रहा हूँ ताकि मेरा प्रमोटर का, और सडनली कंपनी की सेल जीरो हो जाती है। हाँ फिर एक नई कंपनी पैदा होती है, हाँ फिर उसको लोन जाता है, फिर अपनी एसेट बनती है, फिर उससे ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर 3 साल बाद उसको वापस खरीद लेते हैं, फिर उसका सेल जीरो हो जाता है। और खरीदते क्या वैल्यूएशन पे? वैल्यूएशन नॉर्मल रहता है, तो मार्केट को बुरा ना लगे, अच्छा, मार्केट का ध्यान रखा जाता है पूरा अच्छे से। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट इतना हाई दिखा रहे हैं तो हो सकता है मल्टीपल्स नॉर्मल हो, बट वैल्यू तो बहुत हाई हुआ, हाँ, तो प्रमोटर को बेनिफिट मिल गया। बेनिफिट मिल इसलिए आपने हायर वैल्यू पे वो कंपनी खरीद ली जो बेसिकली प्रमोटर था उसमें ओनर। करेक्ट। बट ये कंपनी सब्सिडरी है आपने बोला, या प्रमोटर कंपनी है। ओह अच्छा अच्छा। नंबर 4 है, मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो गुरु जी हैं अजय शर्मा जी, उनका वीडियो मेरे लिए हमेशा प्रिय रहता है, बिकॉज अजय भैया जब भी आते हैं तो मुझे एक बेटर इंसान बना के जाते हैं। एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई टॉक टू हिम वो मुझे 1.01 करके जाते हैं। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत प्रिय है। अच्छा, आप एंटरप्रेन्योर की जब बात करते हैं तो मैं जब इन्वेस्टर लोग का बात करता हूँ तो जनरली लोग ये बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बेटिंग ऑन द एंटरप्रेन्योर, कि वो जो बंदा है फाइनली उसमें कितना स्किल सेट है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, नए टेक्निक्स के अंदर में अडाप्ट कर सकता है। तो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स डीलिंग विद सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, कि आपको क्या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लगता है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में? देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आई कांट से कि एक ही चीजें हैं, बट मैं एक चीज आपको बताता हूं। मैं हमेशा पर्सनली आई अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है, जो जॉकी है जो घोड़े को चला रहा है वो बहुत जरूरी है, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट मैटर अ लॉट, स्पेशली लिस्टेड कंपनी, बिकॉज मैंने करियर मोस्टली लिस्टेड कंपनीज किया था, अब स्टार्टअप्स भी कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी है एंटरप्रेन्योर में वो है ग्रिट। एंटरप्रेन्योर कभी भी गिव अप नहीं मारता है, ठीक है, वो 9 बार गिरेगा वो 10 बार उठता है। ये मोस्ट, अगर एक कैरेक्टर ट्रेट अगर मैं बताऊं जो मुझे अच्छी लगी, मैं हमेशा देखा है, एंटरप्रेन्योर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट और गिव अप नहीं मारता है। दूसरी चीज मैंने देखी है कि एक एंटरप्रेन्योर ना टीम गजब बनाता है, उसको मालूम है कि वो अकेले दुनिया नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ ना, वो महाभारत का कि पांडव वाला वगैरह वगैरह, कि 5 पांडव कृष्ण को भी देने पड़े थे, द्रौपदी को, राइट। द्रौपदी ने जो अपने पिछले जन्म में बोला था कि मुझे धनुर्धर चाहिए, बलशाली चाहिए, तो उसका जब रीइंकार्नेशन होता है तो इवन कृष्णा कुड नॉट गिव वन पर्सन विद ऑल द थिंग्स। सो एंटरप्रेन्योर नोज दिस वेरी वेल कि मैं अकेले नहीं कर सकता। कृष्ण भी को भी 5 पांडव देने पड़े थे, तो टीम चाहिए। तीसरी चीज जो एंटरप्रेन्योर में हमेशा होती है कि उसका जो विजन है ना, वो जो सोच लेता है कि ये मेरा लक्ष्य है, वो वेवर नहीं करता है फिर कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एक लक्ष्य लेके वो शुरू हो जाता है, और ये जो 5 टीम मेंबर हैं या जो भी टीम है, उनको वो ऐसे मंत्रमुग्ध कर देता है, ऐसा मोटिवेट कर देता है, ऐसा इंस्पायर कर देता है कि वो पीछे हो लेते हैं। लीड एक ही करता है, सपना एक ही है, उस सपने को अचीव करने में टीम उसकी पूरी मदद करती है। वो टीम को अच्छे से कॉम्पेंसेट करता है, अच्छी सैलरी देता है, स्टॉक्स देता है, उनको डिसीजन मेकिंग के एम्पावरमेंट देता है। तो अगर बहुत सारी चीजें, बट ये 3 तो मुझे हमेशा दिखी हैं कि एक
कभी गिव अप नहीं मारता है, एक ध्येय लेके शुरू हो जाता है और बहुत अच्छी टीम बनाता है। ये 3 चीज जब आती हैं तो एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन एक चीज मैंने जो सीखी है, एंटरप्रेन्योर से बड़ा अगर कोई चीज है वो है मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आप कितने ही बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाओ, अगर आपने इंडस्ट्री जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप जिस कारोबार में आप जाना चाह रहे हो, वो अगर मुश्किल है और अगर बाजार छोटा सा है, बाजार बड़ा नहीं है, तो आप कितने ही बड़े एंटरप्रेन्योर हो जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं हम हमेशा बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर है, ये है, वो है, बट मैं हमेशा पहले बाजार देखता हूं कि क्या प्रोडक्ट है, कौन सा मार्केट है, आप किस में जा रहे हो, उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर कौन है, टीम कौन है। ठीक है। तो भैया जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर में जैसे कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जिनका मूवमेंट एक ह्यूमन माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता, उनको बिलीव नहीं करता कि ये हो क्यों रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी चल रहा है चर्चा में भी अडानी जी। अब अडानी ग्रुप में पिछले कई महीनों से बहुत कुछ चल रहा है। तो एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो बिजनेस को बहुत क्लोजली देखते हैं, तो डिनाइल मोड पे थे कि ये वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। और एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर थे, वो बोल रहे थे कि है, दिख रहा है, देयर इज अ वैल्यू। और शायद दोनों कैटेगरी इन्वेस्टर में डिस्कनेक्शन हो रखा था कि ये बोल रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, वो बोल रहा था मुझे नहीं समझ में। तो जितना एआई बढ़ेगा, आई एम कमिंग टू दैट मेन क्वेश्चन, जितना एआई बढ़ेगा उतना डिस्कनेक्शन बिटवीन ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिंग मेथोलॉजी एंड द न्यू थिंग्स विच इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडेबल। जैसे ये अभी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये इमेजेस में देख रहा हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि यार ये एस्ट्रोनॉट घोड़ा में बैठा है, तो दिस इज माई माइंड इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये बताना क्या चाह रहा है, बट कोई तो है, हाँ बिल्कुल, चाहे वो मशीन के पीछे है या मशीन ही है, यस, जो इसको बिलीव कर रहा है ना कि ये सेंस है। बिल्कुल, इसको क्यों डिनाई कर रहे हो तुम? बिल्कुल। तो इन्वेस्टिंग में भी वही होने वाला है। बिल्कुल। तो हम जो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग के, जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस हमारी इन्वेस्टिंग के है, वो तो क्वेश्चन हो जाएगी और हम हमेशा डिनाइल में रहेंगे और हम प्रॉब्ली वेल्थ क्रिएटिंग आइडियाज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देखो ये बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना ऑनेस्टली, बिकॉज मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज से। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी सारे जवाब हैं। जो मुझे कुछ चेंजेस जो क्लियरली दिख रहे हैं कि एक हमारा जनरेशन है जो इन्वेस्ट करते हुए आया है, जो बहुत, आप फॉर एग्जांपल अगर आप 60s के पहले देखो, जब बेंजामिन ग्राहम की जो किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी पॉपुलर हुई, प्योरली वैल्यू इन्वेस्टिंग पे थी। क्यों? कि वो पूरा का पूरा जनरेशन यूएस के बेयर मार्केट से आया था, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में आया था, वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। तो वहां पर की कंपनियां कैश के नीचे ट्रेड करती थी, चलती नहीं थी, तो वैल्यू ड्रिवन थी। उसके बाद ये 30-40 साल का बेबी बूमर्स जो यूएस की इन्वेस्टिंग आई, कि आप 30-35 साल तक अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, तो डायरेक्शनली बाजार इतना अच्छा था कि you could have invested in good companies and made a lot of money, right? डिसरप्शन इतना नहीं होता था बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी चेंज नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है कि डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है चीजों का चेंज होने का। एग्जाम्पल देता हूं, अब ये इमेज बन रहा है, तुमने वेबसाइट देखी होगी, शटरस्टॉक, इमेज बाजार, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप इमेज खरीदते हो वेबसाइट पे डालने के लिए। तो अगर शटरस्टॉक एआई नहीं यूज करेगा खुद भी, तो उसका बिजनेस एट रिस्क है। दूसरी चीज क्या होगी, लेट अस अज्यूम एक एआई वाला अपना प्रोडक्ट $10 महीने पे बेच रहा है, वो भी इमेज ही बेच रहा है, शटरस्टॉक $30 महीने पे सब्सक्रिप्शन बेच रहा है। मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगा, मैं देखूंगा शटरस्टॉक 30 मांग रहा है, ये 10 मांग रहा है, तो या तो शटरस्टॉक 10 पे आए तो मैं शटरस्टॉक का सब्सक्रिप्शन रखूंगा। तो अगर शटरस्टॉक अपने आप को चेंज नहीं करता है, भले एआई ना यूज करे, भाव तो उसको कम करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम विद एआई एंड टेक्नोलॉजीज, इट्स डिफ्लेशनरी, चीजों के दाम गिरते हैं। दैट इज द अदर थिंग दैट विल हैपन टू द वर्ल्ड, कि काफी सारे बिजनेसेस की प्राइसिंग कम हो जाएगी। एक तो आपको एआई यूज करना पड़ेगा, नहीं भी कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट के आपको भाव कम करने पड़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। तीसरी चीज जो होने वाली, जो मुझे लग रहा है कि अगर सबके पास एक्सेस है वीडियो एडिटर का, इमेज का, तो सब लोग नए नए बिजनेसेस लॉन्च कर पाएंगे। सो ये एक थीसिस है, ये भी जस्ट अ थॉट प्रोसेस है कि पुराने ज़माने में हमारे, आज के दिन मैं जहाँ कलकत्ते में नॉर्थ कैलकाटा में पहले रहता था, एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, ठीक है, आज मैं 46 साल का होने वाला हूँ, वो दुकान आज तक है।
तो जो नुक्कड़ की दुकानें हैं वो बंद नहीं हुई हैं, भले बड़े मॉल्स आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिजिटल नुक्कड़ की दुकानें भी बहुत सारे बनेंगी, वेयर इंडिविजुअल्स विल बी एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, कि मैं अपने, जो पहले क्या था कि मैंने एक मिठाई की दुकान खोली अपने नुक्कड़ के लिए, जहां से 1000 घर मेरे नुक्कड़ में मेरी मिठाई की दुकान से सामान खरीदते हैं। ये 1000 लोग डिजिटल होंगे, अब दुनिया में स्प्रेड होंगे, जो में भी 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो में भी कलकत्ते में कहीं भी हो सकते हैं। सो आपकी डिजिटल नुक्कड़ की दुकानें होंगी, चाहे आप केक बना के बेच रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, कि आपके जो पहले नेबरहुड में कुछ चहेते लोग होते थे, वो अब आपको डिजिटली कहीं भी हो सकते हैं। सो बिकॉज ह्यूमंस आर गेटिंग एक्सेस टू सॉफ्टवेयर, जो भी क्रिएटिव ह्यूमंस हैं वो डिजिटल नुक्कड़ दुकानें बनाएंगे अपनी। सो मुझे लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी बढ़ने वाली है, नए नए छोटे छोटे बिजनेसेस इतने बढ़ने वाले हैं। सो आई एम एक्चुअली वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, कि व्हेन a human gets access to a machine, magic happens. So if a creative individual gets access to amazing AI, they can create their own 100, 200, 1000, 5000 customers to create a small business of their own. So मुझे लग रहा है पुराने ज़माने में जैसे फिजिकल छोटे छोटे बिजनेसेस बनते थे, मुझे लग रहा है अगले 10, 20, 50 साल में डिजिटल छोटे छोटे नुक्कड़ बिजनेसेस बनेंगे। 5वें जो है ये मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि बहुत लोग हैं जो 5 डिजर्व करते हैं, बट मुझे लगता है डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, आई थिंक डॉक्टर साहब बॉम्बे में जो रहते हैं, इन्होंने स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पे जो कंटेंट दिया है, जो लगातार धर और जो केस स्टडीज थ्रो किए बिंदास होके, ऐसा कंटेंट मुझे अभी तक नहीं मिला पूरे फेस टू फेस के सीरीज के अंदर में। तो डॉक्टर साहब सलाम है आपको, द लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ द नॉलेज यू हैव इज अमेजिंग। आपका पूरा डिस्कशन में आपने पी मल्टीपल्स का एक बार भी बात नहीं किया कि महंगा है कि सस्ता है, ये आप इवैल्यूएशन प्राइस को देख के नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल करता हूँ। आप पी वैल्यूएशन वाइज देखेंगे, सो मैंने एक कंपनी जो लेके रखा है, पी वैल्यूएशन वाइज चीपेस्ट मीन समटाइम आप प्रकाश इंडस्ट्रीज देखिए, पी वैल्यूएशन वाइज इज द चीपेस्ट इन दिस पाइप इंडस्ट्री। एक्चुअली वो लोहा नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, नॉट इंडस्ट्रीज, प्रकाश पाइप्स। सो क्वार्टरली प्रॉफिट इज आई थिंक अराउंड 15 crores and company is available at the dirt cheap market cap, just because कि promoter के कुछ चेक बाउंस केस और समथिंग 15 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट हाँ, में 60 करोड़ प्रॉफिट एंड 240 करोड़ का आई थिंक मार्केट कैप है इसका, 400 करोड़ का मार्केट कैप, हाँ 400 करोड़, और पीए इसका 8। एंड दिस इज अभी जो गवर्नमेंट की योजना आ रहा है जो रिलेटेड टू सम जल पुश, हाँ उसमें दिस वुड बी वन ऑफ द, दे आर हैविंग दिस पैकेजिंग यूनिट आल्सो, सो नाउ इवन पैकेजिंग यूनिट इज प्रॉफिटेबल। सो आई थिंक इस कंपनी में जस्ट बिकॉज कि प्रमोटर के पुराने केसेस हैं रिलेटेड टू सम चेक बाउंस और ये सब, वो आई थिंक वी शुड नॉट मिस दिस टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे प्रमोटर इज ऑल्सो बाइंग। रिसेंटली प्रमोटर बॉट एट 161। वैसे 2 साल से सर, साल भर से ना, मतलब ऐसा कुछ वही है, हाँ यस, गिर भी नहीं रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, शेयर नहीं गिर रहा है। सो पी वाइज दिस इज द डर्ट चीप एक्चुअली इन दैट सेगमेंट। पाइप सेगमेंट में ऑल शेयर्स आर ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशन। देखिए प्रमोटर स्टेक कैसे बढ़ रहा है, प्रमोटर स्टेक बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है। आई थिंक रिसेंटली इवन बिग इन्वेस्टर डॉली खन्ना आल्सो एंटर्ड इन दिस। अच्छा देखे जरा है क्या वो है तो हाँ, सो 2.39% सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी नहीं बढ़ रहा है, कभी ना कभी बढ़ता है। मींस ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है तो आप बेच के निकल जाओ। सो पी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया एक्चुअली फॉर, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए pipe business, PVC pipe. Recently they started CPVC pipe, so I think this is going to be a big business in for them. In packaging business, they started some 2 years back, 3 years back. So last 2 or 3 quarters they are EBITDA positive. Means I think PAT also positive EBITDA this packaging, flexible packaging business. तो मतलब आप बोल रहे हैं कि
कोई परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत कमी सब में रहता अरे है। आप मेरा गूगल रिव्यू देखेंगे ना एज ए डॉक्टर, आई थिंक सम 125-30 रिव्यू है, उसमें 2 रिव्यू खराब भी है। लेकिन आप वो 2 रिव्यू के बेस पे आप यू कांट राइट डाउन कि डॉक्टर मिश्रा खराब है और यू शुड नॉट गो टू डॉक्टर मिश्रा। यू शुड सी द ब्रॉडर पिक्चर, यू शुड सी व्हाट 125 बाकी के लोग क्या रिव्यू बोलते हैं। किसी का भी रिव्यू, आपका भी रिव्यू डालूंगा, आपको भी ट्विटर पे ट्रोल करते हैं ना, मस्त That doesn't mean कि बराबर। तो सर मुझे बताइए, मार्केट जब गिरता है ना, जैसे अभी मार्केट में फॉल आया हुआ, तो स्मॉल कैप्स भी उतने ही गिर जाते हैं या स्मॉल कैप जनरली नहीं हिलते हैं? नहीं गिरते हैं ना, भरपूर पिटाई होती है ऐसा। तो आप आपका माइंडसेट क्या रहता है जब गिर रहे हैं और आपको पता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने? देखिए विवेक जी, आई एम ए वेरी स्टेबल पर्सन, ऑल डॉक्टर्स आर वेरी स्टेबल, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हाई। आई स्टार्टेड माई MBBS एट द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल से 19 से 24 तक MBBS किया, फिर MS का प्रिपरेशन, फिर 3 साल MS, फिर 3 साल MCH। सो आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 32-33 ईयर्स। और मेरे साथ जो मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स थे, वो उस समय रिटायरमेंट की बात करते थे कि 45 में रिटायरमेंट लेंगे, जब हम लोग ने अर्निंग चालू किया। सो आवर पेशेंस लेवल इज वेरी हाई एक्चुअली, कि आप जब 19 साल से लेकर 34 साल तक 15 साल आप कमाते नहीं हो, स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ नथिंग एक्चुअली, सो आपका पेशेंस लेवल वैसे ही हाई हो जाता है। सो आई डोंट नो, बट आई थिंक मेरा पेशेंस लेवल तो काफ़ी हाई है। और इफ़ यू नो द प्रमोटर, इफ़ यू नो कंपनी इज डूइंग गुड, इफ यू प्रिडिक्ट दैट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज ओके, देन गिरता भी तो गिरने दो ना। उस स्मॉल कैप इन्वेस्टर को पेशेंस लेवल हाई। हाँ, पेशेंस लेवल हाई। और जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन अगर आपके पास पैसा है तो और खरीदो, अदरवाइज दैट डे डोंट ओपन द मार्केट ओनली, ओके, गो टू सम मूवीज एंड देख के, वो मार्केट देखने का नहीं उस समय, करेक्ट। बिकॉज देन यू मे गेट सम पैनिक अटैक ऑल्सो इफ यू सी दैट दोस। नहीं, उसके लिए भी तो डॉक्टर सही। हाँ या तो सर गलतियां बताइए ना, ये तो सही सही सब लग रहा है मेरे को। हाँ, गलतियां मीन्स लाइक अनदर शेयर्स, मीन्स मेरा जो बिगेस्ट जो गलती आई थिंक फर्स्ट इज नेवर इन्वेस्ट ऑन सम एनीबॉडीज रिकमेंडेशन। कोई भी रिकमेंडेशन, किसी भी बड़ा से बड़ा टीवी एनालिस्ट है उसके भी रिकमेंडेशन पे यू शुड नेवर इन्वेस्ट। नेवर इन्वेस्ट ऑन द बेस ऑफ कैपेक्स स्टोरी, कि कैपेक्स हम इतना करेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। आई थिंक रादर देन, आई थिंक इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। आप देखिए प्रमोटर क्या कर रहा है और कितना डिलीवर कर रहा है, एंड स्लोली इन्वेस्ट इफ यू आर कंफर्टेबल। लाइक बालाजी एमाइंस, आई बॉट इन स्टार्टेड बाइंग इट समवेयर अराउंड 497, बट दैट टाइम I didn't invest entire money in that Balaji Amines, because I used to see कि what he is promising and what he is delivering. So ये दूसरा चीज़ जो मेरे को लगता है, I may be wrong, but कोई कंपनी एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे अगर ट्रेड कर रही है, मीन्स सपोज सम कंपनीज ट्रेडिंग एज 40% मार्जिन एंड यू इन्वेस्ट की इतना हाई मार्जिन पे अच्छा कंपनी है, तो आई वुड नेवर इन्वेस्ट इन हायर मार्जिन, बिकॉज उस हायर मार्जिन से और आगे हायर जाना वुड बी डिफिकल्ट, बट उससे नीचे आने का मार्जिन नीचे आने का चांसेस आर मोर। अब चौथे कैटेगरी में आ जाए, जो है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग / मोमेंटम इन्वेस्टिंग। देखिए, डेटा मेरे लिए तो सांस लेना डेटा है, मेरे लिए सोना डेटा है, बिना डेटा के मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए उस टॉकेज बनाया, क्योंकि डेटा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जो लोग डेटा को बहुत प्यार करते हैं और डेटा ड्रिवन काम करते हैं, उनका फेस टू फेस में देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आलोक जैन जी का, जो वीकेंड इन्वेस्टिंग है, उनके साथ 2 फेस टू फेस करने का मौका मिला। आई थिंक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक अलग ही तरीका है उनका काम करने का, और बहुत ही रिफाइंड तरीका है। तो उनके साथ डेफिनेटली मैं मौका मिलता है तो हर बार उनके साथ बात करता हूँ। तो बेसिकली मोमेंटम इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इसको इन्वेस्टिंग कह लो और ट्रेडिंग कह लो, दैट इज अप टू यू, बिकॉज द लाइन बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज वेरी ग्रे। अगर मैं 2 महीने में सपोज स्टॉक चर्न कर रहा हूँ, वेदर दैट इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज अगेन अ वेरी ग्रे एरिया। नोबडी इज एबल टू डिफाइन व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ एज ऑफ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम एक स्टाइल है, जैसे मैंने कहा कि भाई व्हाट इज गोइंग अप यू आर बाइंग, व्हाट इज कमिंग डाउन यू सेलिंग। तो एक जैसे अब न्यूटन का लॉ है कि व्हाट an item which is an object which is in motion keeps on in motion till it stops। तो उस तरीके से एक मोमेंटम एक स्ट्रेटजी है कि उसमें आपकी थीसिस ये है कि अगर कोई स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम है
तो वो अपवर्ड मोमेंटम उससे जी। मेंटेन रहेगा फॉर सम टाइम, तब जब तक वो मोमेंटम खत्म नहीं होता। और ऐसे ही डाउन साइड में भी होता है। तो हम बेसिकली उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोगों ने 200 साल की स्टडीज करी हुई है यूएस वगैरह में, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है इतना, एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज क्यों कामयाब है। जो फादर ऑफ जी। फाइनेंस यूजीन फार्मा है, उन्होंने बड़ा फेमसली कह रखा है कि मोमेंटम इज द बिगेस्ट एनोमली इन द मार्केट। किसी को समझ नहीं आता कि मोमेंटम क्यों एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रेटजी अगर अगर इसको आप मेजर करते हैं, और लोगों ने स्टडीज में अपने थीसिस में मेजर करा हुआ है, इट हैज बीटन वैल्यू, इट हैज बीटन ग्रोथ, इट हैज बीटन ऑल काइंड्स ऑफ अदर इन्वेस्टिंग हॉलो ओवर लास्ट 200 years। तो एक बहुत प्रोवन टाइप का स्टाइल है, बट इट इज काउंटर इंट्यूटिव। इसकी जो डाउन साइड है वो यही है कि ये काउंटर इंट्यूटिव है। जैसे मैंने बताया कि बाय हाई और सेल हायर, ये एक आपकी एक नेचुरल फील्ड से बिल्कुल रिवर्स है ये। इसलिए इसको करना इजी नहीं होता। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। तो जी। थिंग्स विच आर सिंपल मे नॉट बी इजी, सी देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो इसके अंदर जैसे हम जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कि सपोज हमने बिग 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दिया, और उसके अंदर हमने एक रेट ऑफ चेंज लिया कि पिछले 12 महीने में, सपोज हमने एक यूनिवर्स भी डिफाइन कर दिया कि CNX 200 यूनिवर्स से हम उठाएंगे सारे स्टॉक्स। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है पिछले 12 महीने में हर स्टॉक का। रेट ऑफ चेंज इज आज की प्राइस वर्सेस 12 मंथ अर्लियर प्राइस। व्हाट इज द चेंज ऑफ प्राइस ठीक है। फ्रॉम 12th मंथ बैक टू नाउ। ठीक है। ऐसे हमने अपने 200 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना ली कि हर में कितने कितने परसेंटेज चेंज है पिछले 12 महीने। और लेट्स से कि मैंने टॉप के 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, 5% लगा के इन्वेस्ट कर दिया उसमें। ठीक है। टॉप और- के 20 का मतलब हो गया जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज है, राइट? जिसमें कोई जैसे अडानी ग्रीन है, उसके अंदर 250% गेन है सपोज 1 ईयर में, तो हाँ। वो मेरे नंबर 1 है। फिर ऐसे ठीक करते है। करते नीचे आप आएंगे, तो आपने रैंकिंग कर ली, सॉर्ट कर दिया, तो यू ठीक है। टेकन द टॉप रनर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, ठीक है। और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 5% सपोज। 100% ठीक है। आपका 5% के हिसाब से 20 स्टॉक में लगा दिया आपने। अब 1 महीने बाद आपने ये फिर से करा, जैसे आपने 1 जनवरी है। को ये किया था, अब आपने 1 फरवरी को फिर से ये 12 महीने का रन किया। और अब आप ठीक है। सपोज ये देख रहे हैं कि जो टॉप 40 स्टॉक्स हैं, अब मेरे जो ओरिजिनल टॉप 20 थे वो 40 के नीचे तो नहीं गया उसमें कोई। राइट। सपोज Right. कोई स्टॉक 40 के नीचे चला गया, तो मैं उसमें से बाहर हो जाऊंगा। हाँ। और जो राइट। अब टॉप 20 में नया जो आ गया उसको मैं ले लूंगा। सही है। ठीक है। सपोज ये स्ट्रेटेजी सही है, ये दिस इज जस्ट सिंपल एग्जांपल्स, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये हाँ, करना हाँ। चाहिए, बट दे आर सिंपल हाँ, एग्जांपल्स। हाँ, हाँ। तो अब आप देखिए कि दीज आर ऑल द रूल्स। ये इसमें सारे रूल आ गए स्ट्रेटेजी के। कैन यू बिलीव दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट। अच्छा, मैं एक नॉर्मली एक चीज कहता हूं कि आपको 4 चीजें हमेशा एक स्ट्रेटेजी के बारे में पता होनी चाहिए। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 रूल, राइट। इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, ये 4 रूल आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि भाई सोच रहे हैं कि अच्छा कब बेचें, ये नहीं होना चाहिए। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ये 4 रूल क्लियर होने चाहिए। अब इसके अंदर देख लीजिए आप एग्जांपल में, व्हाट टू बाय में आपका आ गया CNX 200 यूनिवर्स। व्हेन टू बाय में आ गया एवरी मंथ ऑन 1st of every month। हाउ मच टू बाय 5% ईच। व्हेन टू सेल Correct. व्हेन इट गोज बिलो 40th रैंक। चारों इसमें मेरी स्ट्रेटेजी के चारों रूल बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं, इसमें कोई Correct, सोचने की correct. बात नहीं। करेक्ट। अब ये जैसे थोड़ा सा डिपिक्शन आप देख लीजिए कि फर्स्ट मंथ में यहाँ पर 200 स्टॉक्स में से आपने टॉप 20 ले लिए जनवरी में। ये पुरानी स्लाइड है थोड़ी सी, जनवरी 18 में टॉप 20 ले लिए। अब टॉप 40 में नहीं रहा जी। तो आपने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट ले लिया। जी। ऐसे करके आप रिपीट करिए हर महीने। सिर्फ यही करना है, महीने में 5 मिनट लगाने हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट देखिए 2013 से अगस्त 2018 की ये स्टडी है, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। जी। जी। CAGR was 31%। ठीक है, मार्केट भी उस समय बहुत अच्छी थी 13 to 18, बट उसमें बहुत सारे डिप्स भी आए थे। 13 का भी डिप था, 15 की डिमोनेटाइजेशन भी थी, ट्रम्प की इलेक्शन भी थी उसके अंदर। तो जनवरी टू अगस्त की 18 की ड्रॉप भी थी स्मॉल कैप्स में।
तो it had its fair share of drops also. ऐसा नहीं है कि वो 13 to 18 was just one period that we are selecting. But I just want to show you the magic of having a strategy and having a plan. अब इसमें 5 साल में कैपिटल आपके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, CAGR 31% है, ड्रॉडाउन 22% है. तो कोई भी मैक्सिमम जो पॉइंट रीच हुआ वहां से सिर्फ 22% का ड्रॉप आया इसके अंदर. सिर्फ 137 ट्रेड्स हुए इसके अंदर ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स. तो एवरेज होल्ड आपकी 5 महीने है. अब आप इसको ट्रेडिंग बोल लीजिए, इन्वेस्टिंग बोल लीजिए, वो आपकी मर्जी है. 62% विनिंग ऑफ ट्रेड्स हुई है सिर्फ. दिस इज समथिंग विच लॉट ऑफ पीपल आर unnecessarily wasting their time trying to get 90% accuracy of trades. आपको 30, 40, 50% भी अगर winning trade मिलते हैं, that is good enough. Each winning trade has to be much larger than your each losing trade. That is the only game. इसको casino math बोलते हैं कि आपने 10 ट्रेड करने हैं, 5 अगर विनर है, 5 लूजर है, तो भी आप बहुत बड़े विनर बन सकते हैं, क्योंकि आपने जो 5 विनर जो आपके होने हैं वो इतना आपको कमा के देंगे जो आपके 5 छोटे लूजर्स हैं उसको ओवरवेलम कर देंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 10 ट्रेड में लगाते हैं 10-10 रुपए, 5 में आपको 10 रुपए के पीछे आपको 50% की गेन मिलती है, और जो दूसरे 5 है उसमें 10 रुपए के पीछे आपको 20% की लॉस होती है. ओवरऑल यू स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? सो यू हैव टू अप्रोच द मार्केट विद अ मैथमेटिकल वे ऑफ रिटर्न. अब इसके अंदर 62% विनिंग है, लेकिन ईच विन इज 4 टाइम्स ईच लूजर. एवरेज लॉस जो हो रहा था इसके अंदर वो 12% हो रहा था, लेकिन एवरेज विन जो हो रहा था वो 47% हो रहा था. अब इसके अंदर देखिए आपको रिजल्ट में भी और इसमें स्टॉक्स भी दे रखे होंगे. अब देखिए इस पीरियड के दौरान आइशर मोटर ने 390% रिटर्न, SRF 260% रिटर्न, TVS मोटर 217% रिटर्न, और जो बिगेस्ट लूजर है PC ज्वेलर, सुजलॉन, ये 60%, 40%, 35%. तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है विनर, बिग विनर्स और बिग लूजर्स में. तो आपको अप्रोच करना है नॉन इमोशनल. आपको ये नहीं देखना है कि PC ज्वेलर में क्या हो रहा है, सुजलॉन में क्या हो रहा है. वो सुजलॉन चाहे कल को छोले भटूरे बेचना शुरू करते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ. मतलब दिस इज मतलब मेरे को दिस इज स्टॉक, इट्स अ लिक्विड स्टॉक, इट इज रनिंग, आई डोंट वांट टू नो व्हाट एल्स इज हैपनिंग. सही है. तो अगर आप अब ये देखें, अब चलो ये तो रिलेटिव का इसमें मतलब क्या हुआ कि मैं रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ 200 स्टॉक्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन कर रहा हूं. अगर मैंने आइशर मोटर चुना है तो वो 200 में रिलेटिवली बेसिस पे ऊपर है वो. अब एक और स्टाइल ऑफ मोमेंटम होता है, वो होता है एब्सोल्यूट मोमेंटम. उसमें हम उस स्टॉक को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं भाई ये जो स्टॉक है हम इसको अपने उसके खुद के पैरामीटर से कंपेयर करेंगे. तो जैसे अब हमने इक्वल वेटेड अगेन 20 स्टॉक्स का सपोज पोर्टफोलियो लिया. अगेन वेरी सिंपल रूल्स. सपोज प्राइस एक्सीड्स 200 DMA. हाँ, ठीक है. सेल रूल क्या है? प्राइस बिलो 200 DMA. राइट. और एक फिल्टर लगा दिया 5% का कि अगर 200 DMA प्लस 5% होगा तो हम लेंगे, और 200 DMA माइनस 5% होगा तो हम निकल जाएंगे. हाँ. एक लिक्विडिटी फिल्टर लगा दिया कि 1 करोड़ की कम से कम एवरेज टर्नओवर होनी चाहिए इसकी, नहीं तो हम नहीं जा रहे इसके अंदर. और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो हम बाहर बैठ जाएंगे. एक्सपेंसेस वगैरह सब बिल्ट इन कर करा के इसका देखिए रिजल्ट क्या आया. कैपिटल फ्रॉम ये 15 साल की स्टडी है, और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी उसमें कैपिटल 40 टाइम्स हो गई 15 साल पीरियड. CAGR ऑफ 25%. ड्रॉडाउन यस इसमें हाई है क्योंकि आप एक लार्जर टाइम स्केल पे आप डील कर रहे हैं. 200 DMA ब्रीच होने में बहुत टाइम लगता है कई बार. तो ड्रॉडाउन 2008 में ड्रॉडाउन आया था जिसमें के 72% गिर गए थे स्टॉक. इंडेक्स वाज डाउन आई थिंक मे बी 65 और 70%, बट इसमें फिर भी ड्रॉडाउन 57% ही है. 461 ट्रेड्स हैपेंड. एवरेज होल्डिंग ऑफ 11 मंथ्स. स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई मेरी. विंस 31% ऑफ ट्रेड्स. सिर्फ 31% ट्रेड विनर हुए इसके अंदर. क्या बात है. लेकिन आप ये देखिए एवरेज विन इज 117%, एवरेज लूजर इज 13%. वाह 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 वाह. So this totally breaks the myth that you want to have large number of winners. आप देखेंगे जितने भी ऐड आते हैं ना गूगल पे ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के, 99% सक्सेस, 90% विनिंग ट्रेड. अरे बाबा नहीं चाहिए 90%. अगर कोई बोल रहा है 90% तो वो मोस्ट लाइकली वो फ्रॉड है. With 90% winning you cannot do it. You cannot do it. The world's largest biggest traders are near 30, 40, 50%.
90% नहीं आ सकता है। आप अगर का आ रहा है तो देन यू आर ए मैजिशियन एंड गुड लक टू यू, बट 90% इज नॉट द नॉर्म। मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें। एक, पहला कि क्योंकि इंडियन मार्केट अभी हाई बीटा मार्केट है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा है, अर्निंग भी ज़्यादा है, तो हाई बीटा मार्केट है, इसीलिए मोमेंटम बहुत मिल रहा है। तो ये एक मेरा नल हाइपोथेसिस है, इसको आप रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं विथ लॉजिक। सेकंड, जब आप मोमेंटम प्ले करते हैं तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंटरेस्ट से ज़्यादा, आप भी मानते हैं उस चीज़ को कि इंटरेस्ट से ज़्यादा एग्जिट इंपॉर्टेंट है, और जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कमजोरी है कि वो एग्जिट नहीं करना चाहता है। सर लॉस बुक नहीं होता है, सर प्रॉफिट कब बुक करें समझ में नहीं आता है, रख लें क्या। तो ये दोनों पॉइंट पे थोड़ा इलेबोरेशन कीजिए कि इज इट an opportunity in India right now because India is a high beta market, and exit कैसे करें? So I think the first question का आंसर तो ये है कि that is not true. US studies and research over last 200 years of data is available, where momentum factor has beaten all other factors in the US market also. Okay. Of course, US is also a higher momentum market than, let's say, Europe or some other markets. But for the next few decades, I don't see India slowing down. In fact, I see India picking up more. Okay. And momentum is more successful in our markets because our markets are more porous. आपने नोट किया होगा, कोई बढ़िया रिजल्ट आता है उससे पहले स्टॉक ऊपर जाता है, कोई खराब रिजल्ट आता है उससे पहले स्टॉक नीचे आया हुआ होता है। सो इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी transmitted in our markets in various ways. So momentum factor is actually doing much better in India than in other countries. But yes, we are a high beta market, and I don't see any reason of of coming to any maturity level where will not be a high beta market for the next many decades. Okay. So that question is definitely gone. Regarding the exit part, so it again comes back to the same point that you need to disassociate yourself and play as per plan. अब इस स्ट्रेटेजी में हमारा क्या प्लान था कि अगर कोई 20th रैंक से नीचे आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इसमें सोचना ही नहीं है, फिर अगर 21st रैंक आ गई है तो हमें बाहर निकल जाना है। वाई इवन थिंक कि भाई वेदर दिस स्टॉक इज गुड, वो अगर अच्छा होगा तो फिर आ जाएगा अंदर। अच्छा, फिर आ जाएगा तो फिर आ जाएगा, ले लेंगे। ओहो, हमें बेसिकली कोई आपका जो सेट ऑफ रूल्स है, हाँ, उसके ऊपर और कुछ नहीं लगाना है, मतलब और जो आपने रूल्स बना दिए एक बार उसको फॉलो करना है बस। अगर वो स्टॉक 1 साल के लिए सपोज वीक हो गया, जैसे आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एकदम आईटीसी वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल टिल 2017, बिल्कुल जबरदस्त बुल रन चल रहा था। 17 के बाद इट हैड हिकअप्स। सो उसका चार्ट भी, हाँ, चार्ट खोलते हैं ना, क्योंकि क्या चार्ट से और अच्छे से समझ में आता है ये चीज। ये आपने अच्छा किया कि चार्ट का याद दिलाया। मेरे को पता है सर, आप चार्ट वार्ट नहीं देखते हैं, आप डेटा ड्रिवन है, बट क्या है समझने के लिए थोड़ा चार्ट क्या है। अब आप ये देखिए चार्ट में 2008 से लेके 2017 तक ये मंथली चार्ट है, ईच कैंडल इज 1 मंथ। तो ये जबरदस्त इसमें एक रैली चल रही है फ्रॉम 50 रुपीज टू अबाउट 350 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा था, यहाँ थोड़ा सा हिकअप आया था, फिर एक मोमेंटम का रैली आया, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम साइडवेज हो गया, फिर गिरना शुरू हो गया। तो जब आप ये फॉर इंस्टेंस हमारे एग्जांपल में आप ये 12 मंथ कैलकुलेशन करेंगे तो इस एरिया में ही आपकी रैंकिंग खत्म हो चुकी थी एकदम। और हो सकता है उसने यहाँ फिर कैच किया हो, लेकिन यहाँ फिर निकल गया होगा। एटलीस्ट यू वुड हैव सेव्ड दिस। एंड देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। वन इज लोअर ड्रॉडाउन मीन्स बेटर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। इसका मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और आप गड्ढे में गिर गए। एक सिचुएशन है कि 1 फुट का गड्ढा है, उसमें गिरे आप, तो उसमें से आप फटाक से उठे और फिर भागना शुरू कर दिया आपने। एक है कि आप 10 फुट के गड्ढे में गिर गए, वहां से निकलने में आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। तो ये जो गड्ढा आता है ड्रॉडाउन का, ये आपको शैलो से शैलो रखना है बाय डिजाइन, ताकि आप गड्ढे में गिरेंगे तो सब, हर आदमी गिरता है, हर स्ट्रेटेजी में गिरेंगे, लेकिन आपको उसमें से फटाक से निकल के भागना है। क्योंकि जो मैथ है उसकी कि भाई 50% ड्रॉडाउन है तो 100% रिटर्न करेंगे तब कैपिटल वापस पूरी होगी, बराबर है। और अगर 20% ड्रॉडाउन है, वहां पे अगर आपको 100% मिल गया तो तब 160 पे पहुंच गए ना। 100 का 80 हुआ, 80 का आपने डबल मारा वहां से तो 160 हुआ, और इधर आप 100 से 50 पे आए थे, डबल मारा तो 100 पे पहुंचे। तो हैविंग ए लोअर ड्रॉडाउन इज ए वेरी बिग एडवांटेज
for the period when you will be gaining because your base is higher. तो एक तो वो आपको एडवांटेज हुआ. दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज मैंने यहाँ पे ले रखा था और मुझे सब पता है कि आईटीसी के फंडामेंटल बहुत बढ़िया हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी कंपनी, सब पता है मुझे. लेकिन पिछले 8 साल से कोई रिटर्न नहीं आई डिविडेंड के अलावा. तो इस 8 साल में could I have used that capital more efficiently elsewhere? Nifty itself would have given you 14% return every year on that. मेरा कैपिटल वहाँ डबल हो चुका था. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लूजिंग कैपिटल while my even good stock is maybe going sideways is very important. ये जो being wedded with the stock वाली जो कहानी है ना कि मैंने ये ले लिया तो अब मैं जब तक मैं मरूंगा नहीं इसको मैं बेचूंगा नहीं, ये वाली कहानी एटलीस्ट फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर्स डजंट वर्क बिकॉज दे रिमेन वेडेड एंड समटाइम समथिंग बैड कैन हैपन टू एनी कंपनी. देखिए एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि जो एवरेज S&P 500 कंपनी है उसकी एवरेज एज 60s में कुछ 30-40 ईयर्स होती थी, फिर वो घट के 20s में आ गई. अभी फोरकास्ट ये है कि 12 साल एक एवरेज एज कंपनी की रहेगी क्योंकि इतनी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन. कल को इंडिया में सपोज सिगरेट बैन हो गई, हो सकती है. इट इज नॉट ए इम्पॉसिबिलिटी. सपोज समथिंग गोज बैड विद सम अदर कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी इटसेल्फ, बट anything can happen in any company and we have seen that best of companies going 70% 80% down in no time. और जब वो 80% डाउन हो जाता है तब आदमी पैनिक करके बेच देता है फिर. So why not get out when you're not sure about the trend and get in again when the trend is there. सही बात. आप थोड़ा सा मिस करेंगे कुछ पोर्शन उसका, बट ओवरऑल यू विल नॉट अलाउ योरसेल्फ टू गो डीपर इनटू अ गड्ढा. दूसरा है अपने प्रिय वरिंदर बंसल, डेटा कीड़ा. इतना डेटा के साथ खेलते हैं. आप उनके फेस टू फेस अगर देखे होंगे तो आपको दिखा होगा एक्सेल किंग है. डेटा भर देते हैं एक्सेल के अंदर में, फिर इंटरप्रिटेट करके कुछ ना कुछ इसमें से जजमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है चाहे मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग है. तो वरिंदर जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, करते रहिए. जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है इन्होंने बेन ग्रैहम ने कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ. सो अगेन ये बहुत सिंपल वर्ड है कंट्रोल, बट ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में तब आपने पैसा कमा लिया. एज इट इज वेरी वेरी सिंपल, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, कंट्रोल ही सबसे जरूरी है. सो जैसे मीडिया में आपने देखा होगा, मीडिया आपको बताता है कि एप्पल ऑल टाइम हाई, बाय 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 बाय, तो आपको टेक्निकल कॉल्स 50 आ जाएंगी, ये भी लेना चाहिए, इस भाव पे लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, बट आपको एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि एप्पल के पीछे क्या हुआ. सो अगर आप एप्पल की जर्नी देखो, सो ये बहुत आसान लगता है कि यार आज एप्पल की कितनी बड़ी कंपनी बन गई है. विवेक जी, एप्पल ने दो बार 80% का ड्रॉ डाउन देखा है. बाप रे बाप, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये ग्राफ. सर अगर आप इन्वेस्टर हो, आप मुझे बताइए कि आप एक स्टॉक लिया, 53% नीचे गया, फिर 53% नीचे गया, 58% गया, 69% नीचे गया, 82% गया, 82% गया, 41% गया. आप में अगर कलेजा है बैठने के लिए तब आपका पैसा बनेगा. एब्सोल्युटली. सो ये वाला टीवी पे हर कोई दिखा सकता है, बट जो पीछे हुआ उसमें कंट्रोल किसके पास है और दूरदर्शी जो होता है ना देखने का किसके पास है. जो आरजे को बोलते हैं कि टाइटन टाइटन टाइटन, उन्होंने 50 गलती की लेकिन उन्होंने एक स्टॉक को ऐसा पकड़ के रखा जो सबसे ज्यादा वेटेज था एंड ही सैट ऑन इट. वेदर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, चाहे वो डिमॉन हुआ, चाहे वो ये मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ भी हुआ, बट ही स्टिल सिटिंग ऑन ऑल दोस कंपनीज, राइट. उन्होंने बेचा नहीं. द आइडिया इज हियर इज सेम कि अगर आपको पता है आपको आपने पैसा कहां लगाया है, देन ऑल दीज मूवमेंट्स इन मार्केट्स विल नॉट वरी यू टू मच. बट अगेन मुश्किल से सर आधा 1% मुश्किल से लोग होते हैं जो ऐसे बैठेंगे, अदरवाइज 99.5% सब लोग चले जाते हैं. आई कैन बेट यू दैट बहुत लोगों के पास टाइटन राकेश सर से पहले होगा, पहले उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया होगा और लिया भी होगा, लेकिन कोई उतना बैठा नहीं जितना वो बैठे हैं, इसलिए उनका पैसा बना. सही बात. तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो आप पूछ रहे थे मुझे कि हाउ कैन यू मेक मनी. सो मेकिंग मनी इज वेरी सिंपल. या तो आप साइकिल आइडेंटिफाई कर लो या आपको एक राइट प्राइस मिल जाए. सो मेरा जो है, मेरा फोकस क्या रहता है हमेशा विवेक भाई कि व्हाट प्राइस आई एम पेइंग. सो फॉर मी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
कोई भी चीज अगर मैं महंगी लूंगा ना तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा बहुत बड़ा पैसा बनेगा। वो फैंसी या फैशनेबल में होके ना अगर कोई भी ले लेगा हर चीज को तो उसमें कभी पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा अगर आपने किसी भी चीज को थोड़ा पहले आइडेंटिफाई किया है और आपने प्राइस कम दिया है जिसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा आगे और जाऊंगा कि क्या है। जैसे टेलीकॉम हम बोलते हैं, टेलीकॉम आज आप भी बहुत ट्वीट करते रहते हो टेलीकॉम के बारे में, स्पेशली रिलायंस के बारे में। तो टेलीकॉम स्टोरी आज से नहीं पैदा हुआ। टेलीकॉम स्टोरी आज से नहीं पैदा हुआ, टेलीकॉम स्टोरी लास्ट 10 साल से चल रहा है सर। 10 साल से क्यों चल रहा है? बिकॉज अगर आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन सेक्टर में हो रहा है लास्ट 10 साल से हो रहा है। सी डिमांड वाज ऑलवेज देयर, इट वाज नॉट कि डिमांड नहीं था। अगर सेक्टर में देखो तो डिमांड वाज ऑलवेज देयर। इशू वाज प्राइसिंग, इशू वाज सप्लाई। अगर लास्ट 10 साल में हुआ क्या कि 15-20 जो लोग थे, 15-20 प्लेयर्स थे मार्केट में, सब कम हो गए, सिर्फ 3 रह गए। और हुआ क्या, जब 3 लोग रह गए प्राइसिंग नहीं आ रही थी। फिर भी वो तो कोरोना वायरस हुआ या चाइना के कारण जो भी हुआ उससे प्राइसिंग वापस आने लगी। बट अदरवाइज द डैमेज इन द सेक्टर वाज डन लॉन्ग बैक। कंसोलिडेशन वाज हैपनिंग व्हिच वाज ब्यूटीफुल इन एनी सेक्टर। एंड दैट इज व्हाई आज डिमांड आया और डिमांड के साथ मोर पर डिमांड के साथ प्राइसिंग आया। लोगों ने इतना प्राइसिंग एंटिसिपेट ही नहीं किया था कभी इतना प्राइसिंग आएगा। एंड देन उसका बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए। सो पीपल हु बॉट भारती एट 300 थिंकिंग अबाउट कि ये हो सकता है विल ऑलवेज मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट पीपल हु आर थिंकिंग भैया अभी बहुत बड़ा स्टोरी बनेगा, ये बनेगा, बट आपका 600 पे भारतीय लोग लेंगे, आपका पैसा बनेगा, बट आपका पैसा उतना नहीं बनेगा जिसने वो जो मलाई ऊपर की है ना वो खाली लोगों ने। सर वो मलाई खाने के लिए तो आपको रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होना पड़ेगा और आपका होमवर्क भी और डीप होना पड़ेगा। नहीं, मैं एग्री, मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज में भी जो मुझे लगता है कि आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में जहाँ पे आपको काम करना चाहिए अपने आप और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट यस यू आर राइट कि काम करना पड़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा। देन इट इज अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स। आई थिंक आप मिस्टेक्स कम कर दो, पैसा अपने आप बन जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ तो आप साइकिल समझ जाओ, यहाँ रीजनेबल पैसा दो कुछ भी लेने के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली आप उंगली मत करो। आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो मत करो। आप अवॉइड करो मिस्टेक्स, पैसा बन जाएगा आपका। तो बैड क्रेडिट साइकिल का जब हम लोग बात करते हैं तो पीएसयू बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर में बदनाम थे और सबसे ज़्यादा क्लीनिंग भी वहीं हुई है। तो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल पीएसयू बैंक के अंदर में बनता है क्या कि अगर कैपिटल साइकिल वापस से आएगी तो पीएसयू शुड लीड? I think the entire banks will do very, very well. Banks is very, very strong now as an industry. I don't invest too much. We have only invested in Canara Bank as a disclosure. But we don't invest too much of our money. See, as I said कि मेरा पैसा तब बनेगा अगर मेरा एलोकेशन सही हो जाएगा। सही है। और मेरा फोकस क्या है, कौन सा कंपनी लूँ जहाँ पे पी एक्सपैंड ऐसा हो जाए जो लोगों ने सोचा ना हो। ठीक है, अभी पीएसयू बैंक्स में अगर आप कैनरा की बात करते हो या एसबीआई की बात करते हो या बॉब की बात करते हो, क्या उनको 4 का 5 का बुक वैल्यू मिल जाएगा? नहीं मिलेगा उनको। नहीं मिलेगा। उनको 2 का बुक वैल्यू मिल सकता है, 1.5 या 2 का बुक वैल्यू मिल सकता है। बट क्या आप सोचिए कि जो हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्या उनको 100 का पी मिल सकता है? पॉसिबल है उनको 100 का पी, जो आज आपको 20-30 का पी मिलता है। सो मेरा प्राइस एक्सपेंशन जो इतना बड़ा हो जाएगा दैट मैं खुद नहीं बिलीव करूंगा उसमें कि इतना बड़ा हो जाएगा। बट यू आर राइट, एज अ प्रॉक्सी प्ले आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट टू वॉच आउट फॉर। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एवरीवन थिंक्स कि बॉस इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, प्लीज़ 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 इन द टफेस्ट टाइम्स ना बी इन विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट हु हैज़ द कॉम्पिटेंसी। उनको मालूम है किस तरीके से धंधे को चलाना है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। यू लुक एट सम ऑफ द कंपनीज में कि आप BEL हुआ, HAL हुआ, Canara Metal हुआ, look at the gross margins for these companies for last 20 years. They have been within a range of 4-5%. 20 साल से। सो मैं तो सिर्फ क्या अभी लास्ट 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसको 20 साल से उनको ग्रॉस मार्जिन्स एक रेंज में रखने आते हैं तो उनको धंधा चलाना आता है। और इन द टफेस्ट टाइम्स ना जो कंपनीज नहीं अच्छा करेंगी उसमें आपको क्यों रहना अगर PE भी सस्ता है तो। और क्योंकि उन कंपनीज को ही पता है कि किस तरीके से, बिकॉज इफ यू एंड मी आर वरीड अबाउट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, यू थिंक अबाउट, वो तो यार कब से प्लान करके बैठे हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड दूसरा चीज़ अगेन मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ फोकस ओनली ऑन द टॉप लाइन। अगर टॉप लाइन 20-25% ग्रो कर रहे हैं ना, देन द मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस छोटा मोटा 1-2% का ये सब कुछ चीज़ें।
हाँ, बट फिर भी येस, मगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन इज एन इशू जो हम जो भी है बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ याद करा दूं, 2003 और 2008 में सबसे बड़ा कैप गुड साइकिल चला था, यू नो दैट, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दैट और नॉट। विवेक, उस टाइम पे ना द इंटरेस्ट रेट्स वर एट द हाईएस्ट पॉइंट, you can see the movement. Sure. You know, even inflation. So if people think about that interest rate and inflation will derail the cap good manufacturing cycle, trust me, वो नहीं होने वाला, because it is very very simple. The credit growth, the opportunity size in this space is very 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 high compared to what we are thinking, and these are the companies which have so strong balance sheet कि इनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गया। लेकिन वो 2003 से 8 का जो पूरा साइकिल था, इन्फ्लेशन जो बढ़ा था, डिमांडेड इन्फ्लेशन था। अभी लास्ट 2 साल से देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज मोर सप्लाई लेड, की सप्लाई नहीं है इसलिए चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो आपको लग रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा, अब डिमांड जनरेट हो जाएगी? डिमांड जनरेट हो रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ। बट सी यू आर राइट कि डिमांड साइड पे पहले था, अभी सप्लाई साइड पे ये सारे का सारा है। बट आई थिंक ओके, इट्स वेरी इंडस्ट्री आई डोंट वांट टू जनरलाइज द कमेंट कि यार ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सम सेक्टर्स लाइक जो ग्लोबली रिलेटेड है, जैसे आईटी है या फार्मा है, उसमें उतना डिमांड नहीं है, ठीक है। कैप गुड्स में अगर आपको मैं नंबर्स दिखाता हूँ तो उसमें बहुत भयंकर डिमांड था। आपने इस बार वो ओपनिंग अप ऑफ इकॉनमी स्टॉक्स के रिजल्ट्स देखे होंगे सारे के सारे, उसमें यार 50-100% ग्रोथ आया। तो डिमांड तो है ना। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पे पोजीशन हो, किस तरीके से पोजीशन हो, वो ज़रूरी है। हाँ, एक और ना, मैं जो आई टेल यू दैट डेटा, बट एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है समझना, जब हम मैन्युफैक्चरिंग या कैप गुड सेक्टर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार इंडिया ना में अगर स्टोरी शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ना इन कंपनीज का आता रहेगा। तो आई थिंक अभी भी मैं बहुत लोगों से जिनसे बात करता हूँ तो वो यही बात करता है कि हाँ, डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक में लगता है कि करंट बहुत बड़ा आएगा। बट आई थिंक 2 और बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक हो रही हैं, साइंस है उनके, और अगर वो कंटिन्यू रहेंगी आई थिंक देन इट इज़ अ ह्यूज बजूका। मतलब बजूका मैं बहुत ध्यान से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फॉर द एंटायर कैप गुड सेक्टर्स इन इंडिया। पहला चीज़ है कि देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैपनिंग बाय एमएनसीज टू इंडियन कंपनीज। बहुत रेयर होता है ये, बहुत रेयर होता है। अभी एमएनसीज बोल रही हैं कि जो मेरा टेक्नोलॉजी है मैं इंडियन काउंटर पार्ट को शिफ्ट करती हूँ, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग बास्केट कितना बड़ा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। सेकंड, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि वो लोग चाहते हैं अभी कि इंडिया एक्सपोर्ट हब बन जाए एमएनसीज के लिए, जो पहले कभी नहीं हुआ है। यू नो, मगर इफ यू वांट टू, मगर देयर आर कॉनकॉल्स में, मगर अगर आप कॉनकॉल्स देख रहे हो तो कॉनकॉल्स में मगर देयर आर सेवरल कंपनीज व्हिच हैज पॉइंटेड टू दिस, that there is a technology shift, there is this China plus factor, there is the export opportunity which is arising up. But and these are the companies, Vivek, you know, you would love to listen to them. They are not smaller companies. आप ZF का कॉन कॉल सुनिए। ZF क्या बोलते हैं? As part of its refresh India strategy, $38 billion, ZF Group plans to double its component sourcing from India to $2 billion as part of its China plus strategy to ensure reliable supplies. प्लीज़ ये एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, मगर दीज आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दे डोंट चेंज इन 1 quarter। मगर अगर ये लोग सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, देन यू नो विच ट्यूब इन्वेस्टमेंट आई वाज रीडिंग द कॉन कॉल। तो वेलियन जी मगर इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड यू नो पर्सन, जिनका बहुत एनालिस्ट हुआ, बहुत यू नो इंडस्ट्री वाले सुनते हैं। ही इज सेइंग बॉस द सप्लाई चेन ऑफ द ईवी हैज़ टू शिफ्ट इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years। सो एज आई सेड कि दिस इज अ बिग चेंज। अगर आप बोलोगे ये चेंज क्यों हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट जो जैसे RHI मैग्नेस्टिया ने किया, ZF कर रहा है, SKF इज टॉकिंग अबाउट। सो देर आर मेनी ऑफ दिस कंपनीज की ये बड़ा चेंज हो रहा है। सो डोंट बी मिस्टेकन कि ये जो सिर्फ डोमेस्टिक जो मैं आपको बोला 50 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है, बट अगर ये चीज़ टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपोर्ट वाला हो गया तो बहुत बड़ा होगा। आपको मैं नंबर दिखाता हूँ, ये SKF, शेफलर और टिमकन है, ठीक है ना। अगेन नो स्टॉक स्पेसिफिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये देखिए आप कि हाउ एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग फॉर दीज कंपनीज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। अगेन विच इज टेलिंग यू, सी एक वर्ड होता है, क्या था कि अगर यू नो आप सोचिए अगर एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, इंडिया में आ रहा है, विस्टोन इंडिया में आ रहा है, और दीज आर वेरी बिग प्लेयर्स, दीज आर नॉट स्मॉल प्लेयर्स। उन दोनों इकोसिस्टम, हाँ इकोसिस्टम जो होता है ना, अगर बन रहा है इंडिया में, अगर वो 2 लोग बड़े आ रहे हैं, 10 कंपनीज इनके पीछे आएंगी, बिकॉज उनको पता चल रहा है कि बॉस अगर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, इनका काम अच्छी तरह से हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छे से इनको हेल्प कर रही है, सारे के सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं,
ऑल दोज थिंग्स इंडिया में हो रही हैं, देन यू विल सी अ इकोसिस्टम डेवलपिंग अप इन इंडिया जहाँ पे और होंगे। अभी आप देखिए एसकेएफ, टिमकन शेफलर, एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी, उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। 7% से 13% एसकेएफ का हो गया, 11-12 से 12% इसका हो गया। ग्रोथ अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 143%, 73%, 89%, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है जो पहले ऑलमोस्ट फ्लैट था। सो दीज कंपनीज आर बिलीविंग कि बॉस एक्सपोर्ट इंडिया से करो करो करो, और अगर ये ट्रेंड चालू हो गया तो इसके पीछे 10 लोग और बोलेंगे कि बॉस इंडिया में जाके बैठो और यहाँ से एक्सपोर्ट करो, टेक्नोलॉजी यहाँ पे शिफ्ट करो। अगर वो हो गया तो ये 50 लाख का जो नंबर मैंने आपको बोला ना, 50 लाख करोड़ का, ये कितना हो जाएगा ये हमें भी समझ नहीं आएगा। तीसरा वो है, भी रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड किया था, रोहन मेहता, जो कि गुजरात से। रोहन का स्ट्रैटेजी मुझे बहुत लॉजिकल लगा। ये जो उन्होंने लाइफ टाइम हाई अर्निंग, लाइफ टाइम हाई प्राइस एक्शन को ओपनली सबके साथ शेयर किया, बहुत लॉजिकल लगा। मैंने ऑब्वियसली उसमें से कुछ चीज़ें ली भी है। रोहन, वेरी ऑनेस्टली आपको थैंक करता हूँ कि आपने मुझे दिया भी है ये, ताकि मेरा भी और मॉडल इंप्रूव हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी सेक्टर में फर्स्ट एक लीडर निकलता है। ऑटो में फर्स्ट लीडर था महिंद्रा। तो आपका एक बैट तो क्लियर है कि महिंद्रा आपकी फर्स्ट बैट होनी चाहिए विद द प्रोसेस में अगर आता है, बिकॉज मुझे याद है वी हैव इन द पोर्टफोलियो, सो दैट इज द रीजन। महिंद्रा ऑल टाइम हाई करना चालू किया था यूक्रेन वॉर के टाइम पे, व्हेन एवरीथिंग वाज गेटिंग डाउन, महिंद्रा वाज शोइंग रेजिस्टेंस एंड सुपीरियर। सो एक तो ये हो गया कि ये तो भाई यू नो दिस इज गेटिंग अ लार्जर ट्रेंड। एक देन यू हैव टू गो इनटू के कंपनी में डिफरेंशियल बिजनेस में क्या हो रही है। सो आपने जो 3 एग्जांपल लिया, महिंद्रा एसयूवी का लीडर है और ट्रैक्टर वेक्टर बहुत ज्यादा बना रहा है, और इट्स ऑल्सो एन होल्डिंग कंपनी, सो बहुत सारी उसकी कंपनी भी मर्ज्ड है। एक ये हो गई स्टोरी। सेकंड, आप मारुति की बात करें, मारुति भी 6 साल से नहीं चला है, मारुति भी इज इन आवर पोर्टफोलियो। मारुति की स्टोरी हैज 50% मार्केट शेयर ऑफ cars which are being bought by generally middle class to and upper middle class, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसके पास ही है। तो आपके पास दोनों स्टोरीज अलग हो गई। नाउ टाटा मोटर्स, व्हाई वी हैव नॉट बॉट, इज ग्रेट। सो टाटा मोटर्स इज द ओनली कंपनी जो आप एक प्रीमियम कार, आपको अगर किसी पे बैट करना है, बिकॉज जैगवार पे 60% और 65% ऑफ रेवेन्यूज जैगवार से आता है, बट माई कंसर्न वॉज डेट in Tata Motors. Debt to equity is certainly very, very uncomfortable for me versus a Mahindra and versus a Maruti. So वहां पे मैं थोड़ा हो गया। I'll give you one more example in your category of automobiles in two-wheelers. Who was the first to break out in automobile two-wheelers? Anybody? Huh? TVS. It was not Bajaj Auto. It was TVS Motors. Again, we have in our portfolio. Now, TVS Motors, why it showed the story? Because EV में बहुत सारे उसने कंट्रीब्यूशन के लिए थे, उसकी जो होल्डिंग कंपनीज है, और बहुत सारे अच्छे TVS Motors has got a bike. आप TVS का लोगो निकाल दो, आपको ड्यूकाटी लगेगा बाइक। It is so amazingly well. I don't drive a bike, but if I would be, I would have got a TVS motor, right? One. Second came was Bajaj Auto. Now Bajaj Auto is extremely different to be leader into two-wheelers in the world manufacturing. Now the same time you see Hero Honda has not done all-time high. So you know a clear thing, and Hero Honda all-time high तो छोड़ दो, all-time high profit भी नहीं किया है, being actually the leader of automobile two-wheeler in India. So now you see how the trend has been changing, and that you can know by the process. So आपको अगर फ्लेवर कितनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आपको फ्लेवर चाहिए कि नहीं यार ये अलग, एक्सट्रीमली सेम बिजनेस करता है, देन वी वुड नॉट इन्वेस्ट इनटू इट। तो वहां पे जहां पे बेटर फाइनेंशियल्स है, दैट इज अ लीडर, एंड जहां पे बिजनेस बेटर है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ SBI, HDFC बैंक एंड SBI, maybe not a great example to connect with each other. ICICI बैंक, राइट? हम दोनों में हमको लगता था बहुत ओवर वैल्यूड है। वहां पे SBI was coming on a very strong for 15 years, nothing has happened into SBI. Superior value, again a PSU. And if you see in last 2 years, SBI has outperformed very high in comparison of HDFC Bank. Crook. And that's how you see that thing. और इसमें एक और डाल दो चीज, आप एक और डाल दो जो हम कर रहे हैं। जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो तो देखो कि एक साल में उसने निफ्टी 500 और उसने अपना जो पीयर इंडेक्स है, सेम इंडेक्स है, नॉट पीयर इंडेक्स, सेम इंडेक्स है, उसको आउट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। वो भी एक फिल्टर,
कि भाई इसमें किया है, अगर उसने आउट परफॉर्म किया है, सी बिकॉज सी यू इन्वेस्ट, वी ऑल इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन. ETF नहीं करते बिकॉज वी वांट एन आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर बेंचमार्किंग रिटर्न्स, पीरियड. दैट्स द ओनली रीजन. सो वहां पे अगर आउट परफॉर्मेंस कर रहा है तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आउट परफॉर्मेंस आगे ज्यादा बढ़ सकती है. आई होप आई हैव आंसर्ड. सही. सो बेसिकली अगेन इट्स मोर ऑफ अ टेक्नो फंडा कि अगर आउट परफॉर्मेंस भी आ रहा है तब फिर वो स्टॉक सेलेक्ट कर लो. हाँ, वो दोनों में हो जाए. और तीसरा, बिजनेस में भी आपको करना है. अब बिजनेस में भी कीजिए आप. सी आई टेल यू, ऑब्सेशन जब तक नहीं आता है ना तब तक वो रिजल्ट नहीं आता है. Why we love Virat Kohli is not because he is a great player, because he is a great obsession about cricket, right? तो obsession ये है कि when you have a company and you know all the products and you really feel that these products are amazing, तब तक वो love of the company with logic वो बैठती ही नहीं है. जैसे TVS Motor और maybe Maruti, Grand Vitara you see, or you see Fronx in that segment. It's crazy. So Mahindra XUV 700, crazy. You don't get the features what you get it in Audi, what you got it in Audi or BMW. Fair point. कुणाल सरावगी जी बहुत ही प्यारे हैं. उनका YouTube चैनल भी है. 1 मिलियन से कुछ लोग हैं YouTube में जो जेन्युइन अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुणाल जी उनमें से एक है. और उनका जो इन्वेस्टिंग करने का स्टाइल है लॉन्ग टर्म चार्ट देख के, वो गजब है, वो सराहनीय है. तो वो मेरे लिए नंबर 4 हुए. इसमें एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर मार्केट में जो है और जिनसे आप बात भी करते होंगे व्हेन यू आर देयर ऑन जी बिजनेस, जो कि आज किसी स्टॉक के बारे में आपसे व्यू मांग रहे हैं, तो या तो वो फंसे हुए स्टॉक में, लार्जली तो वही होते हैं जो फंसे हुए रहते हैं, या उनको कहीं ना कहीं से कोई टिप मिला हुआ है और वो स्टॉक के अंदर में व्यू मांग रहे हैं. अब ये जो व्यू मांगते हैं जनरली उनका थॉट रहता है कि हम लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं, बट अपने सबको पता है कि वो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए व्यू मांग रहे हैं. वो जो सेगमेंट है, और काफ़ी हमारे यूज़र भी कहीं ना कहीं उस सेगमेंट को बिलोंग करते होंगे, उनके लिए आपका क्या राय है कि कोई भी स्टॉक पे व्यू को किस तरह से देखना चाहिए? भाई देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको ना पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि आप ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हैं. क्या आप इससे 20% रिटर्न चाहते हैं, 50% रिटर्न चाहते हैं, 2000% रिटर्न चाहते हैं? जो लोग देखिए ऑप्शंस में कारोबार कर रहे हैं, बहुत लेवरेज ले रहे हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं और उनको कोई खास समझ नहीं है ऑप्शंस की, आमतौर पर आप देखिए वो 2-2000% के रिटर्न्स वाली स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, जिसमें कि खतरा भी उससे अनुपात में होता है. जहां 2000% रिटर्न आ सकता है तो वहां पर आपका पूरा पैसा भी साफ हो सकता है बहुत आसानी से. तो सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको अपना रिस्क समझना है कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस ढंग से इसको किया जाएगा. उसके बाद जब आप एक बहुत सीरियसली इसमें पैसा डालते हैं तब आप देखिए रिटर्न आना शुरू होता है. तो बहुत सारे लोग कैजुअली इन्वेस्ट करते हैं और उसकी संख्या बहुत बड़ी है, जो कि देखिए कभी किसी दोस्त के कहने पे खरीद लिया, कभी ऐसे ही मन कर रहा था, कुछ पैसे खाली पड़े थे, या देखा कि अच्छा स्टॉक मार्केट में लोग बहुत कमाते हैं, चलो मैं भी डाल के देखता हूँ. तो इस तरह के लोग होते हैं. देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अगर आप बहुत भाग्यशाली हो तो कई बार पैसा भी दे जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये इसमें कमाई नहीं आती है. तो इसमें आपका नुकसान होना तय है. किसी को शुरू में हो जाता है, किसी को बाद में हो जाता है. तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि थोड़ा सा कैलिब्रेटेड और मेजर्ड अप्रोच चाहिए, जिसको थोड़ा सा समझ करके करना चाहिए. तो जो बंदा एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है कि वो उसको फुल टाइम जॉब ही बना लिया है और उसको उससे कोई स्टॉक लेना है, कोई स्टॉक बेचना है और उसमें से पैसा जनरेट करना है, तो आपके हिसाब से एक्टिव ट्रेडिंग करके कितना रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर सकता है कोई? भाई देखिए इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि देखिए अब देखिए जैसे कि वॉरेन बफेट हैं, जिनकी जिक्र हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो उनका रिटर्न तो हम लोग सब जानते हैं. और उतने से रिटर्न में यानी कि 20% एनालाइज रिटर्न में आप वॉरेन बफेट बन सकते हैं. तो आप देखिए कि रिटर्न बहुत ज़्यादा ना भी हो तो भी पैसा बहुत बनता है, लेकिन लेस रिटर्न इज़ बोरिंग. तो इस वजह से है सब लोग जो हैं बहुत बड़ा रिटर्न चाहते हैं, और बड़ा रिटर्न जब आप चाहते हैं तो खतरा भी बढ़ जाता है. और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें बहुत बड़े रिटर्न्स आते हैं और लोग बहुत सफलता से उसको भी कर रहे हैं, वो अपने रिस्क को भी समझते हैं. ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें रिस्क बहुत कम होता है और अनुपात में रिटर्न भी कम होता है. तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि देखिए भगवान तक पहुंचने के जिस तरह तमाम रास्ते हैं, हर व्यक्ति अपनी तरह से भगवान की पूजा करता है और उसके बाद भगवान प्राप्त होते हैं. उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स है.
तो आप क्या रिटर्न चाहते हैं, उससे पहले अपने से ये सवाल करिए, आप किस रिस्क के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। तो आपको ये सोचना है कि मैं कितना खतरा बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये पैसा मेरे लिए कितना ज़रूरी है जिसको मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसमें 20% इरोजन हो जाए, 50% इरोजन हो जाए, तो मेरी तबीयत पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप उसका एक ऑनेस्ट आंसर अपने लिए ले आएंगे, देन यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। सही बात है। तो सपोज मैं वापस से उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि एक ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर में एक्टिवली ट्रेड करना चाहता है, और वो ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स यूज़ कर सकता है, ऑप्शंस यूज़ कर सकता है, या कैश मार्केट में भी लेके काम कर सकता है। जब मार्केट गिर रहा है तो फिर उस समय अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के वो लेके काम कर सकता है। तो इस तरह का ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस, क्या स्टडी किसी को करना चाहिए कि वो इस तरह का एक्टिव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सके। फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमको समझ में आ गया, जो आपने चार्ट दिखाया कि कैसे सस्ते में एकदम स्टॉक मिले जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो नहीं, देखिए इसमें एक इशू है, इसके सब चीज़ों के लॉजिक हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल भर है केवल लुपिन का। लेकिन देखिए क्या, और हर स्टॉक का अलग ट्रेजेक्ट्री, अलग फिंगरप्रिंट होता है, तो आपको खोजना होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपका सवाल था उसका जवाब यह है कि वे देखिए क्या है कि बहुत तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग संभव है। ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का रोल बहुत ही कम है, और उसकी वजह यह है कि भाई देखिए, अगर आप आज खरीद के कल काटना चाहते हैं, आज खरीद के आपको आज ही एग्जिट करना है, या आज खरीद के इसी घंटे एग्जिट करना है, तब आप सोचिए, खुद ही अपने आप से सोचिए कि फंडामेंटल्स एक घंटे में कैसे बदलेंगे। सही बात है। फंडामेंटल तो तब पता लगता है जब उसके क्वार्टरली नंबर्स आते हैं। तो पहला जो इनपुट डेटा पॉइंट आपके पास आता है वो 3 महीने में एक बार है। तो फंडामेंटल्स का कुछ असर पड़ेगा तो 3 महीने, उसके बीच में मान लीजिए एक आधी खबर आ गई, तो अदरवाइज आप देखिए फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो इररेलेवेंट है। ओनली थिंग दैट मैटर्स इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज मोमेंटम एंड मनी फ्लोज, और उसको पहचानने के लिए तो चार्ट्स की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। तो चार्ट के बिना तो फिर कोई बचाव है ही नहीं। तो आप चार्ट के अंदर में क्या बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी देखते हो, या प्राइस पे ज़्यादा रिलाई करते हो? देखिए अलग अलग सिस्टम्स बना रखे हैं। अलग देखिए, जैसे कि आप किसी डॉक्टर से पूछें कि भाई आप कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो देखिए डॉक्टर दवाई पसंद नहीं करता है, वो तो जो मर्ज होता है उस हिसाब से आपको दवाई लिखनी पड़ती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आप देखें तो वैसे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि पैसा किस स्टॉक में आ रहा है और किस स्टॉक से निकल रहा है। तो बेसिक आइडिया टेक्निकल्स का ये है कि आप मनी फ्लो को पहचान रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से निकल रहा है, और उसके लिए पूरा तंत्र बनाया गया है। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल अगर आप इसको ठीक ढंग से समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज पार्ट ऑफ द पजल। मैं कहूँगा कि 40% टेक्निकल्स, 60% रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए होता क्या है कि भाई आपको टेक्निकल समझ आता है, बहुत सारे लोग एनालिस्ट हो गए। एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि आपने एक भी अच्छी किताब मान लीजिए टेक्निकल्स पर पढ़ ली, तो उसके बाद आपको ये फीलिंग आती है, और वाकई में आती है, कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया बस। ठीक है ना, और वो भी नहीं आपने, और आपका भी एक वीडियो देख लिया है, कुछ देख लिया, तो भी ऐसा लगता है कि बस टेक्निकल एनालिसिस आ गया, बस इसको लगाते। देखिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा ज़्यादा जटिल चीज़ है। तो इसको पूरी तरह समझने में थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और जब तक पूरा नॉलेज आपको टेक्निकल्स का ना हो और साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट की समझ ना हो, तब तक उस तरह के रिटर्न्स नहीं आते। सो इन्वेस्टमेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो टिपिकली लोग, जैसे कि आपने कहा, कि काफी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, क्योंकि फंडामेंटल जब बात आती है वहां पर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज यूज होती ही है, व्हिच इज बट ऑब्वियस। फॉर दैट मैटर टेक्निकल्स में भी आप कॉम्प्लेक्सिटी जितना लाना चाहें उतनी ला सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं इसमें कोई 300 से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, तो आप चाहें जितना कॉम्प्लेक्स इसको बना सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी ब्रॉट इन ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सिंपल सिस्टम यूज करें, आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज करें, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तभी लाएं जब उसका इस्तेमाल हो, उसका कोई फायदा हो, वो कुछ वैल्यू आपके सिस्टम में ला रही हो। कई बार देखिए मुझे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, उनकी आप चार्ट देखें तो उस पर कोई 200 इंडिकेटर्स डले हुए होते हैं। अब आप उनसे पूछेंगे ये इंडिकेटर क्यों डाला है, तो कहते सर ऐसे ही डला हुआ है, ये भी ऐसे ही डला है, ये भी मैं कभी कभी देखता हूँ। तो देखिए बिकॉज दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो देख क्या रहे हैं, इसीलिए विवेक जी उस तरह के परिणाम नहीं आ पाते। तो सर कभी आपने चार्ट के साथ फंडामेंटल डेटा को क्लब करके कुछ मॉडल बनाने की कोशिश की है, और किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए मैं विवेक जी, although I have my most of my friends, a lot of my friends I would say
are firm believers in fundamental, and I have great respect for fundamental analysis as a means to analyze. लेकिन देखिए क्या होता है कि जिस तरह आप अगर दो बोट पर सवार हो जाते हैं तो उतना सुखद अनुभव नहीं रहता है। बिल्कुल वैसा ही रहता है कि अगर आप दोनों चीजों पर रहते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है इससे विवेक जी कि एक समय पर यहाँ पर हमारे दिल्ली में एक पीएमएस था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और वो काफी अच्छे चल रही थी। उन्होंने मुझे एज एन कंसल्टेंट हायर किया और उनका ये मकसद था कि मैं उनको टेक्निकल इनपुट्स दूंगा। एंड दे हैड क्रिएटेड एन इन्वेस्टमेंट कमेटी जिसमें कुछ 5-7 लोग थे, 3 फंडामेंटल बैकग्राउंड के थे और एक फंड मैनेजर थे और एक मैं टेक्निकल एनालिस्ट था। और हमारा मकसद ये रहता था कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो पहले इस समिति के द्वारा इसको देखा जाएगा और उसके बाद अगर सही लगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक तरह की डेमोक्रेसी क्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया। अब इसमें देखिए होता क्या था कि जो स्टॉक टेक्निकल एनालिस्ट को यानी कि मुझे पसंद आता था वो फंडामेंटल एनालिस्ट को बहुत महंगा लगता था। जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में आज हैं विवेक जी, अगर आप उनके पी रेशोज देखेंगे तो किसी का पी 100 है तो किसी का 90 है। तो आप अगर फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड स्टॉक्स हैं। तो फंडामेंटल एनालिस्ट आपको खरीदने नहीं देते हैं। जब एग्जिट आता है तब देखिए वो पहले ही निकल जाते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट कहता है भाई नहीं रखिए अभी तो और बहुत अच्छा मोमेंटम है और ऊपर जाएगा। फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं नहीं दिस इज मोर देन रिचली वैल्यूड, आपको निकल जाना चाहिए। तो हमेशा देखिए दोनों के बीच में टकराव रहता है इन रियल लाइफ। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि रादर देन गेटिंग इनटू अ सिस्टम जहां पर कि आप दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास करें, आप ये देखें कि आप मतलब भर का फंडामेंटल इस्तेमाल करें, जिससे कि आप कहीं ये ना हो कि ऐसे स्टॉक को ले बैठे हैं जिसका कोई बिजनेस ही नहीं है, जिसका प्रॉफिट ही नहीं है और प्रमोटर का भी पता नहीं है, तो वो ना हो जाए आपके साथ। लेकिन अदरवाइज आई बिलीव, दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीव, कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे मार्केट पे जहां पर के आप देखते हैं कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी एक लेवल के बाद आप एतबार नहीं कर सकते हैं, वहां पर फंडामेंटल में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और वो तो खैर आप मुझसे बेहतर समझते हैं विवेक। नहीं, ये तो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है भारत देश के बैलेंस शीट्स को स्टडी करना और उस पर रिलाई करना, और पर्टिकुलरली उन पे क्वांटिटेटिव मॉडल्स बना के जजमेंट पास करना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एक मेरा एज वी एंड दिस वीडियो एक करीबन लास्ट क्वेश्चन है कि मेरा सेम स्टॉक से अगर मैं अपने दायरे के अंदर में से 50 स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जिसका बिजनेस मैं समझता हूँ, जो मुझे कंफर्ट देता है, तो क्या मुझे उन्हीं 50 स्टॉक में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला थ्योरी पे काम करना चाहिए एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, या मेरे दो अलग अलग स्टॉक लिस्ट होना चाहिए? बिकॉज हर स्टॉक का एक वोलेटिलिटी का पैटर्न अलग है, तरीका अलग है। तो हो सकता है कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो व्हाट डू यू रिकमेंड, 50 में से ही मैं करूं ना अलग अलग बास्केट बनाऊं? नहीं, दो अलग बास्केट्स होने चाहिए विवेक जी, विदाउट अ डाउट। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो स्टॉक्स हैं, जैसे अभी देखिए हम चर्चा कर रहे थे कई सारे स्टॉक्स की, एक स्टॉक का चार्ट, अगर चार्ट आप देख पा रहे हैं विवेक जी, तो मैं एक चार्ट और आपको दिखाता हूँ। एंड दिस इज द चार्ट फॉर अ स्टॉक कॉल्ड क्रिसिल। अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं या तो दिस इज द चार्ट फॉर क्रिसिल, और आप देखिए कि लुक एट द ड्रामेटिक अपसाइड द स्टॉक हैड, और इसमें राकेश झुनझुनवाला ने अनबिलीवेबल पैसा कमाया। यहाँ उन्होंने एंटर किया था, वॉल्यूम आप देख रहे हैं, उनका जो पैरों के निशान है वो आपको ये वॉल्यूम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखा होता तो करीबन यहाँ पर 70 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास आपको ब्रेकआउट दिखता, और आपको ऐसा कई बार लगता है कि चार्ट बिल्कुल हनीवेल का है या बिल्कुल ये बॉश लिमिटेड का है, सभी की ट्रैजेक्टरी एक सी रही है। और यहाँ पर उसके बाद आप देखते हैं कि 100 रुपए का क्रिसिल बिकेम 2000 रुपी स्टॉक। और इस पीरियड में आप देखते हैं अगर आप इसमें ट्रेडिंग करने का प्रयास करेंगे इस तरह के शेयर में, तो ये बहुत ही इलिक्विड होते हैं। तो जितने भी स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां पर अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो एक तो लिक्विडिटी की बड़ी परेशानी आपको पेश आएगी, दूसरा उस तरह की इंट्राडे वॉलेटिलिटी या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में नहीं होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अलग तरह के शेयर्स खोजने पड़ेंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलग तरह के। तो दोनों के लिए अलग अलग सूची तैयार करने की जरूरत है। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नंबर 5 जो मेरे सबसे प्रिय मेरे बड़े भाई हैं, वो और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, उनसे अच्छा देने वाला आदमी मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, वो है परिमल पारेख। पारेख जी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉलो करते हैं, मैं भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का भक्त हूँ, और परिमल भाई इज़ अमेजिंग। परिमल भाई, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और पैसा कैसे बनता है वो उनको पता है।
So let me first come to how I would like to show you all people कि RS को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। So मैं अभी ये जो है अपना ट्रेडिंग व्यू करके जो प्लेटफॉर्म है यही यूज करता हूँ। और विवेक जी आपने भी जो इंडिकेटर यूज किया था इसके लिए जो मैं भी यूज करता हूँ वही शायद आपने भी अपने वेबिनार में उसको यूज किया था। सो लेट मी मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। जैसे ये अभी निफ्टी का चार्ट है, अभी एक चीज हम यहाँ पे बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये जो है मेजर टूल दिया जाता है इस सिस्टम में, ट्रेडिंग व्यू में है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी होगा। तो यहाँ से एक चीज मुझे पहले ये ढूंढनी है कि ये जो पूरा करेक्शन हुआ था मार्केट में मार्च में, वो शुरू कहाँ से हुआ। तो अब मेरे लिए दिस इज द प्लेस वेयर द बॉलमार्क द फॉल ऑफ द मार्केट स्टार्टेड व्हिच इज 13th ऑफ फरवरी। ठीक है, सो एक में मेजर कर दिया, उसके बाद में एक क्लिक यहाँ पे लगाऊंगा और सीधा दूसरा क्लिक जो है वो मैं अभी लास्ट कैंडल जो यस्टरडे का है उसके ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे कई सारी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो ये है कि ये जो पीक था 13th ऑफ फेब का, उससे निफ्टी 1895 पॉइंट्स अभी घट के रुका हुआ है, जो 15.61% हो रही है। और ये जो जर्नी है वो 83 ट्रेडिंग सेशंस में हुई है और 127 डेज हुए। अभी ये 127 डेज इंक्लूड्स द सैटरडे, संडेज, हॉलीडेज, एवरीथिंग, बट ट्रेडिंग सेशंस जो मार्केट के हुए हैं वो 83 हुए। ठीक है, सो वी कैन वेरी सेफली से that in the last 83 days the market has gone down by 15.61% exactly as it is showing on the screen. ये तो एकदम से सिंपलीफाइड है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, तो हमें एक खाली मेजर टूल करके इसको देखना है ना। हमें पहली चीज अगर हमको आरएस स्टडीज करनी है तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या चीज चाहिए, तो हम इस जो फॉल है उसका हम इंडिकेटर बना देते हैं। और ये जो आपने भी शायद ये दिखाया था कि ये कहाँ से हम ले सकते हैं, बट यूजर्स के लिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। वो एफएक्स वाला, हाँ यस यस, एफएक्स में आप जाइए और यहाँ पे REL करके लिखिए, सॉरी। तो आपको जो है यहाँ पे जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें आपको ये दिखेगा। ये कई बार थोड़ा इसका सिस्टम स्लो हो जाता है, बट वो ये जी। सो फॉर द यूजर्स, अगर आप नए हैं तो सिंपल सी बात है, कोई मोडेलियस करके पर्सन है, यूरोप में ये रहते हैं, मेरा ये एक बार इनसे इंटरेक्शन हो चुका है और ये जो है इन्होंने अच्छा टूल बनाया है हम सबके लिए जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसको जो है आपको अपने स्क्रीन पे ऐड कर देना है। अब 1/727 लोगों ने इसको लाइक किया है, तो दिन भर तक थोड़ा बढ़ रहा है। जब मैंने यूज करना शुरू किया था तो बहुत कम लोग थे, आज इसका यूज बढ़ रहा है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा यूजर्स भी वर्ल्ड ओवर इसको यूज कर रहे हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लिए फायदे में यूज कर रहे हैं। जब हम ये स्क्रीन पर लाएंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब सिंस ये भी निफ्टी है और ये भी निफ्टी है, इसको हम यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके इसको हम ये ऐसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम इनपुट्स में जाके ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमें जो है कंपैरेटिव सिंबल कौन सा चाहिए। तो मैंने लिया हुआ है NSE निफ्टी यूजर्स के, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज मोस्टली विवेक जी, मेरा और आपका थियरी यहाँ पे थोड़ा डिफर करता है। मैं जो है वो अडैप्टिव RS यूज करता हूँ, मैं प्योर RS यूज नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आज हमने देखा कि मार्केट का फॉल जो है वो 13 फेब से शुरू हुआ और आज के डेट में वी हैव कंप्लीटेड 83 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, मैं जो पीरियड है उसको जहां से मेरा फॉल शुरू होता है उसी को मैं RS का पीरियड बना देता हूँ। राइट राइट। तो मैं पीरियड को आज 83 रखूंगा
और मंडे को जब मार्केट शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज करके मैं इसको 84 कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो लास्ट बार उस दिन का बन रहा है उसके हिसाब से भी मेरा आरएस जो है वो स्क्रीन के ऊपर चेंज होना शुरू हो जाए। राइट। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए ये कि जिस दिन से मार्केट का फॉल हुआ है तब से लेके लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक जो भी स्टॉक है वो आउट परफॉर्मर है या नहीं, वो मुझे देखना है। ये पूरा जो फॉल है उसके बावजूद भी आज 15% निफ्टी डाउन है आफ्टर द फॉल, बट जो मेरा स्टॉक होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इससे बेहतर होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक्स कैसे बेहतर दिखते हैं। सो लेट्स से एनी ऑफ द स्टॉक्स, जैसे अपना रिलायंस है, आजकल तो बहुत चर्चा में, स्पेशली जब से ये 6% बढ़ गया है और ब्रेकआउट के बाद जो उसने परफॉर्मेंस किया है तो टॉप ऑफ द टाउन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 83 का जो आरएस है वो आपको क्लियरली दिखेगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए कि एक सिंपल लॉजिक आपको लगाने का है इसमें। ये जो जीरो लाइन है जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप ये सब चीजें कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल है तो मैंने आरएस को थोड़ा मोर विजिबल करने के लिए व्हाइट बना दिया, लेवल को दिखाने के लिए रेड बना दिया। ये सब चीजें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके ऊपर, जिससे हम मोर बेटर विजिबल कर सकते हैं इसको। नाउ important thing is this zero line. What does this zero line represent? Any stock on the last 83 trading sessions, if it is following more than the market, जैसे हमने देखा कि 15% मार्केट डाउन है, तो जब कोई भी स्टॉक जो है वो 15% या 16% से ज्यादा गिरा होगा तो उसका आरएस ये जीरो लाइन के नीचे दिखेगा। करेक्ट। अगर वो 15% से कम गिरा हो, ठीक है, तो वो इसके ऊपर दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। सो दिस जीरो लाइन is of a great importance to anybody who is practicing RS as a theory for his investment plan. Now the second, आपको थोड़ा मैं डेटा दिखाता हूँ कि ये कैसे इफेक्टिवली चलता है। ये यहाँ से मतलब 13 दिसंबर से आप देखेंगे कि जो रिलायंस का आरएस था वो थोड़ा मतलब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे उसने नेगेटिव क्रॉस ओवर किया। कौन सी तारीख को था? 18 फरवरी। ठीक है, अभी कोई भी आदमी 18 फरवरी का ऊपर का जब कैंडल देखेगा तो कभी नहीं देख पाएगा कि इसके 2 दिन के बाद ये फॉल आने। जस्ट सी द फॉल, सी द पावर ऑफ दिस इंडिकेटर जो हमें 2 दिन पहले सिग्नल दे रहा है कि रिलायंस तब उस डेट पे वीक होने वाला है। और इसको आप जो है वो कॉशियसली आप या तो अपनी पोजीशंस को घटा दीजिए, अगर आप एफओ ट्रेडर है तो आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, और या आपको प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक करके एक बार इसके ऊपर निकलने का सोचना शुरू कर दीजिए। व्हाट हैपेंस इज आरएस इज अगेन अ फ्रंट लाइन इंडिकेटर जो हमें थोड़ा अर्ली दिखा रहा है कि ये स्टॉक वीक होने वाला है। अगर यहाँ से हम किसी को देखें या किसी भी एनालिस्ट को आप बोलेंगे कि इस कैंडल पे रिलायंस को बहुत ज्यादा शॉर्ट करना चाहिए, तो बोलेगा लेट्स वेट फॉर अ कंफर्मेशन। ये लोअर टॉप बनाता है और शायद यहाँ पे वो बोलेगा कि हाँ अब कंफर्म है ये नीचे जाएगा, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि हम ये जो है ये पूरा जो है वो आरएस के बेस पे जब कोई भी स्टॉक वीक होने वाला हो तो हमें पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, उसके बाद समझो कि मैंने यहाँ पे रिलायंस को शॉर्ट किया है और मैं आराम से बैठा हूँ कि भाई अभी तो भैया जब ये ऊपर जाएगा, जीरो के ऊपर 2-4 दिन रहेगा और स्टेडी रहेगा, उसके बाद ही मैं इसको शॉर्ट को कवर करूंगा। तो इमेजिन इफ यू आर एन एफओ ट्रेडर तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पे है ये 1453 उसका क्लोजिंग। ठीक है, और उसके बाद
ये आरएस कन्विंसिंगली क्रॉस ओवर हो रहा है इस पॉइंट। ये है 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे आप कवर करते हैं 1103 रुपए। समझो आपने 147273 पे शॉर्ट किया हुआ स्टॉक 1103 पे आप कवर करते हो, तो इमेजिन द पावर ऑफ आरएस कि आपको 300-400 पॉइंट तक आराम से बैठे बैठे आपको शॉर्ट कवरिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, रोज देखने की भी कोई मार्केट जरूरत नहीं है, और आराम से आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्पेशली इफ यू आर एक्सपो ट्रेडर, तो आप लेवरेज ट्रेड पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.